वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। तो वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली लास्ट 2 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब है, काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे। तो आज भी थोड़ा सा बस ये था कि इस पर्टिकुलर सेशन से पहले लगा कि शायद मैं लाइव आ सकता हूँ। तो हाउस यू ऑल, कैसा चल रहा है? लास्ट डेज हैं, स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल है। विदुषी, आपका एक क्वेश्चन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक क्वेश्चन यस आया था। तो विल सर, स्टार्ट। मुझे थोड़ा हाँ सर, मेरा ये कंफ्यूजन था क्योंकि मेरे वर्ड लिटरेचर में मैंने सारी वीडियोस में नहीं देख पाई हूँ। तो मैं कौन कौन से राइटर्स कर लूँ उसमें से वर्ल्ड सेलेक्टेड। लिटरेचर में सिर्फ सेलेक्टेड राइटर्स। आपका जो लास्ट पीवाई क्यू है ना, पिछला जस्ट लास्ट एग्जाम, उसमें भी हैंडमेड्स टेल जो है और काफका की बुक है, एक उसमें दोस्तोवस्की का वर्क है, तो बहुत सेलेक्टेड राइटर्स है। वर्ल्ड लिटरेचर में अननोन राइटर्स या बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम जर्मन्स की बात करें, काफका, बर्टोल्ड ब्रेस्ट है, या जैसे हम बात करते हैं इसकी थॉमस मैन की, तो इनके जो 3-4 वर्क्स हैं ये तो जरूर आने चाहिए आपको हर हाल में। दोस्तोवस्की आपको आना चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय आपको आना चाहिए, एंटन चेखव आपको पता होना चाहिए, एंड जो ओवरकोट का राइटर है निकोलाई गोगोल, मतलब मेजर राइटर्स आपको पता होने चाहिए। फिर जो पुष्किन सोनेट है उसका, फिर विक्रम सेठ का लास्ट पीवाई क्यू क्वेश्चन है। आज मैं नहीं, ठीक है, ठीक। अब पानी दे दीजिएगा। आज मैं दोबारा बैठ के ना तो लास्ट पीवाई की दोबारा चेक कर रहा था, तो आई नोटिस दिस थिंग, मैंने एक चीज नोटिस की कि 54 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्ट क्लास के थे। तो 54 क्वेश्चंस में ये था कि हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा आसान थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि चौसर के क्वेश्चन, एक चौसर का क्वेश्चन दिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, और जस्ट कंटिन्यू इंग्लिश। देयर वाज अ क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड इट वाज रिलेटेड टू चौसर, सो दे गिव 4-5 ऑप्शंस and they wanted to pick us the right pair. So I don't know why they have given the right answer where House of Fame has been called an English work, but House of Fame is an Italian work. तो उनका आंसर गलत है ये। बट वो पॉइंट सारे सही थे। इफ यू सी द कोटेशंस, मिल्टन की कोटेशंस, पीबी शैली का कोटेशन, एंड दे गिव 5 कोटेशन टू सेट देम इन ऑर्डर। सो दैट वाज नॉट टफ। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो इट वाज नॉट वेरी टफ। हाँ, देयर वर सम स्टूपिड क्वेश्चंस, एज इट वाज अ कंप्लीट एआई पेपर। देयर वर सम स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक दे आस्क यू टू सेट द लाइंस इन ऑर्डर, ऑफ स्टडीज की लाइंस ऑर्डर में सेट करो। वो किसी को भी नहीं आती, वो बेकन को भी याद नहीं होगा। फ्रांसिस बेकन को भी बिठा दोगे ना कि सर आपने कैसे लिखा था, तो अध्ययो यशस्येति। आप अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। शब्द का तात्पर्य है छह वेद। अगर क्लास चल रही है साथ में। बाकी जितने भी लोग हैं प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए, या फिर मुझे आपको कट करना पड़ेगा सेशन से। तो प्लीज अपने माइक ऑफ रखिएगा। ठीक है, विल गो फॉर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस में मैंने वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड जो बताया ना, जैसे इफ यू गो टू एग्जाम विदाउट मार्गरेट एटवुड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू डोंट नो मार्गरेट लॉरेंस, मानव का नॉवेल्स आपको नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता उसके, तो नॉट अ गुड आइडिया टू गो टू एग्जाम। इटालो कल्विनो नहीं पता आपको इटली का, या ल्यूसी पिरेंडलो आपको नहीं पता है, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ ऑथर। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद दीज, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। Net is not judging your just British history. It wants to know whether you are highly updated or not. So you do you know what's happening around? Because you study translation theories, you study culture studies. So you are studying culture, you are studying translation, but then you don't know other writers around the world. So you should know. जैसे इस बार आपकी कोरियन राइटर है, कोरियन राइटर का क्वेश्चन है, तो आई थिंक वो अनुज सर ने करा दिया था आपको। तो उनके यस। क्वेश्चंस हैं, देख के जाओ। बट येस, पीवाईक्यूज विल नॉट रिपीट। सेम पीवाईक्यू रिपीट नहीं होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, and a lot of people give you misguidance. They just tell you mug up PYQ. No, PYQ is not helping you if you just mug it up. You can solve it for your knowledge purposes, but if you think मैंने PYQ रट्टा मारा है, I have mugged up PYQ और यही वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा। कोटेशंस बदल जाएंगी। हाँ, यू ऑल यू कैन डू इज पैटर्न समझ में आएगा। जैसे इफ दे आर आस्किंग कोरियन राइटर्स, देर आर चांसेस वो जापानीज राइटर्स पूछ लें। इफ दे आर आस्किंग वर्ल्ड लिटरेचर के ऑर्डर सेट करो, लाइक व्हाट सरप्राइज मी, I attempted one question. Just what I do. This is my habit. I attempt my own questions, then I check my own result, and then I see things. Because last 2 exams I did not appear. Question थॉमस हार्डी का था, एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू इन द क्लास, डिकेंस, हार्डी, रेमंड विलियम्स, डीएच लॉरेंस, इनके ऑर्डर आते हैं। तो हार्डी की बुक्स का ऑर्डर है, इमेजिन। नाउ थॉमस हार्डी की बुक्स में डेस्परेट रेमेडीज नहीं था। They did not ask Mayor of Casterbridge, they did not ask Jude the Obscure, they just mentioned Tess of the Arborvitaes. But the rest, the other books were Hand of Ethelberta, Return of the Native, and Trumpet Major, and some other works. So I tried my best to recall my memory, and I went for an option and I marked it wrong.
आई जस्ट गॉट कंफ्यूज दैट हैंड ऑफ एथलबर्टा पहले है या उसके बाद जो ट्रम्पेट मेजर है. सो माई ब्लंडर वॉज देयर बिकॉज दे आर अननोन वर्क्स, दे आर नॉट नॉर्मली रेड बाय पीपल. बट वन थिंग इज कॉमन, डिकिंस, हार्डी, डीएच लॉरेंस, रेमंड विलियम्स, इनके ऑर्डर आते ही हैं. So you go with proper preparation. So then today what I did for my own knowledge, I studied those books. हैंड ऑफ एथलबर्टा की कहानी क्या है. देयर इज अ गर्ल, शी इज इन लव विद समवन, बट देयर इज अ रिच मैन, शी हैज टू चूज बिटवीन लव एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. Seeing the Victorian condition, she chooses financial stability. Then in Trumpet Major, there are two brothers. They both are in love with same girl. One brother sacrifices his life for the another girl. Then the Woodlander, one man, he's a farmer. He tries to save the girl, and it's a storm scene actually. So he has a hideout, but then he gives his chance, his place to the girl, and he stays outside in the storm and dies. So these kind of basic summaries were required for my own studies. So when you solve PYQs, read for knowledge, but don't mug up for important it will be repeated. Now you have any other questions? बताइए. Sir, what about British literature? Because I have studied British literature, but मैं आपकी इस वाले सेशन की पूरी वीडियोस कम नहीं देख पाई हूँ, तो उससे मॉडर्न से ही करूँ मैं, मतलब मैंने पूरा ब्रिटिश के कंप्लीट बहुत किया है। क्वेश्चंस आएंगे, ब्रिटिश के बहुत क्वेश्चंस आएंगे, एंड दे आर नॉट आस्किंग सरफेस लेवल क्वेश्चंस. नहीं मतलब सर, आई एम सेइंग कि ब्रिटिश लिटरेचर मैंने कंप्लीट किया है, पूरा पढ़ा है, बट अभी लास्ट के टाइम पे रिवाइज नहीं किया, मॉडर्न से ही किया है आफ्टर यू सेट। लास्ट टाइम तो कब से रिवाइज नहीं किया है? कितने टाइम से रिवाइज नहीं किया है? मतलब सर टाइम हो गया है, ठीक है. 15-20 दिन, तो मतलब मैंने अभी इसको रिवाइज नहीं किया है पूरा सर। टेल मी द मॉडर्न से वर्स्ट. मैंने विक्टोरियन मॉडर्न ये पूरा रिवाइज किया है, आगे की जो एजेस है वो नहीं रिवाइज थॉमस कार्लाइल की बुक्स के बारे में बताओ. लेट्स सी आपने क्या रिवाइज किया है. किया। थॉमस कार्लाइल की से आप। बाकी लोग भी सोच लो. आप सबसे ही पूछ रहा हूँ एक तरीके से. थॉमस कार्लाइल की बुक्स बताओ, कुछ भी बताओ, तीन चार बुक्स तो हैं एटलीस्ट. कोई बात नहीं, इट हैपेंस, क्योंकि लाइव सेशन है तो मेंटल ब्लॉक हो जाता है. बट अपने आप से क्वेश्चन पूछो. आपसे पूछ लेंगे कि अगर जो मिसेस एलिजाबेथ गैस्केल है वो क्या लिखती थी, उनका क्या कॉन्सेप्ट था. वो फैक्ट्री हाँ नॉवेल्स। ऐसे बस, तो आपको अगर बेसिक्स भी याद आ रहे हैं ना, तो इट विल सेव, ये बचा लेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि नहीं आपको मैंने पढ़ा स्टाइल पता है है. सर पूरा, बट बस बिकॉज आपने जब लास्ट बोला था क्लास में कि लास्ट का ज्यादा ध्यान देके पढ़ लो, विक्टोरियन मॉडर्न और बाकी वो सब मैंने कर लिया है, बट मुझे आगे का एजेस का डाउट है कि वो उसमें मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करूँ। अभी मेरे हिसाब से अगर आप पोस्ट मॉडर्न भी कर रहे हो तो लियोटार्ड वगैरह कर लो और बॉड्रिलार्ड करो, एंड फ्रेडरिक जेम्सन है, इनको कर लो. देन मैजिक रियलिज्म में गुंटर ग्रास आता है, उसको करो. एंड दैट एंजेला कार्टर, सलमान रश्दी, एंड गैब्रियल गार्शिया मार्क्वेज, ये जो राइटर्स हैं ये सब तो करो ही करो. और कल्चर स्टडीज थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करो, क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा फोकस करो. क्योंकि होता ही है ना कि इनके जो इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इफ एंड बट पता ही नहीं होता. आपको ये होता है कि जितना मुझे समझ में आ रहा है उसके अंदर से आंसर है कि नहीं. जैसे मैंने एक लैंग एंड पेरोल का क्वेश्चन देखा इस लास्ट पीवाईक्यू में, जनवरी वाले में. तो लैंग एंड पेरोल में ये था कि ए इज एन एक्सप्लेनेशन, ए इज द असर्शन, आर इज द एक्सप्लेनेशन. तो वो करेक्ट है कि सही नहीं है, कि ऑप्शन क्या है. तो आफ्टर एनालाइजिंग केयरफुली आई डिसाइडेड कि यार ए सही है, बट आर एक्सप्लेनेशन ही गलत है. और वो जाके मैंने देखा तो वहां उन्होंने आंसर गलत दे रखा है यूजीसी ने. उसके बाद मैंने इसको क्रॉस चेक किया तीन चार अलग अलग जगह से, एंड आई वाज राइट. तो क्या होता है ना कि इस तरह के असर्शन रीजन में टीचर्स पे भी होता है कि उनको क्या सही लग रहा है, इनके कोई साइंटिफिक आंसर नहीं होते. इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करो थ्योरीज, कल्चर स्टडीज, क्रिटिसिज्म पे. बाकी पिछली बार जो मैंने क्वेश्चंस देखे और रैंडम कुछ अननोन राइटर्स के हैं, बट अननोन थ्योरीज के क्वेश्चंस नहीं है. अननोन थ्योरीज नहीं पूछी गई, क्लाइमेट फिक्शन नहीं था, मेमोरी स्टडीज है वो नहीं थी वहाँ पे. एलजीबीटी से पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं है नेट एग्जाम में. एंड मैंने वो भी देखा कि वहाँ पे इको फेमिनिज्म का सिर्फ एक नाम आया था. उसमें भी ये था कि फेमिनिज्म की मल्टीपल स्टडीज हैं. देयर वाज अ क्वेश्चन दैट देयर आर मल्टीपल स्टडीज ऑफ फेमिनिज्म. उनमें एक चीज क्या कॉमन है. तो आई एम 100% प्रिपेयर्ड विद माई थ्योरी. सो आई वाज लाइक एसेंशियलिज्म. एसेंशियलिज्म किसी भी थ्योरी में कॉमन है. क्या होता है, व्हाट इज एसेंशियलिज्म? कोई भी थ्योरी जो है, कोई भी कॉन्सेप्ट बना, वट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव डेवलप्ड, वट एवर द थ्योरी वी हैव डेवलप्ड, इट स्टार्टेड फ्रॉम सम जीरो लेवल. व्हाट इज द बेस? बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वहां से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एसेंशियलिज्म क्या है. फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट साइबर फेमिनिज्म, ऑप्शन में था ये. इको फेमिनिज्म. तो आप साइबर फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, आप इको फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, लेकिन इसका बेस क्या है? तो बेस तो वही है ना, जब सबसे पहले मैन एंड वुमन जो आपको मैंने पढ़ाया था एसेंशियलिज्म के अंदर, इफ यू रिमेंबर माय लेक्चर ऑफ फेमिनिज्म, कि कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ.
एक मेल में एक फीमेल में डिफरेंस कैसे क्रिएट हो, द फर्स्ट एवर मेल, द फर्स्ट एवर फीमेल। फिर उनकी बोन डेंसिटी अलग है, तो धीरे धीरे एक सुपीरियॉरिटी डेवलप होने लगी। फिर जिसकी सुपीरियॉरिटी डेवलप हुई उसने अथॉरिटी कंट्रोल कर लिया। तो एसेंशियलिज्म बड़ा कॉमन है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी आता है। सुपीरियॉरिटी कॉन्सेप्ट जो है, रेशियल कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे? क्यों आप ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पे लड़ोगे? ओनली व्हेन यू आर ब्लैक एंड व्हाइट। इफ यू आर नॉट डिवाइडेड इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाई वुड यू फाइट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट इश्यूज? तो वहां पे रेसिज्म का एसेंशियलिज्म क्या है? वही कि भाई दो अलग अलग कलर हैं। तो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू हैव अदरनेस, जब आपके पास अदरनेस कॉन्सेप्ट होता है, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। अगर सब आपकी तरह दिखें, सब आपकी ही तरह दिखें, तो फिर आप में और दूसरे में फर्क क्या है? तो जब दूसरा आपसे अलग दिखता है, हम उसे बोलते हैं अदरनेस, द अस अदर मेंटालिटी। तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हुआ, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट डेवलप होकर ब्राउन में आया, फिर ब्राउन का येलो हुआ। आपका नीरज सिंह चौधरी का भी वर्क था पिछले पीवाईक्यू में, अब ब्राउन मैन जर्नी थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो भी बकायदा पूछा गया था। तो दिस काइंड ऑफ, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। 99 प्लस हो गए हैं क्या? अच्छा, दिस जूम इज आस्किंग मी कि मैं 5,000 रुपये वाला मेंबरशिप लूँ अगर मुझे 100 लोग जोड़ने हैं। चलो ठीक है, दो आई प्रेफर स्मॉल क्राउड, क्योंकि सबसे बातचीत नहीं हो पाती। ठीक है, अदर क्वेश्चंस? बाकी आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, एंड दो जो वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश कैन कम विद द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। Sir, जी। could you repeat the book name by Neeraj C. Chaudhary? Passes to England. The last net exam, it was asked as a subtitle. Passes to England by Nirasi Chaudhary has a subtitle, A Brown Man's Journey Through Western Civilization. Man's journey through Western civilization. A brown man's journey. This was the question. मुझे लास्ट पेपर तक टफ नहीं लगा, मतलब मैंने उस टाइम पहले भी देखा था लेकिन सॉल्यूशन नहीं ढूंढा था, सिर्फ नजर देख से देखा था क्या है क्या नहीं है। आज तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा आज पहले एक पेपर निपटाया जाए, तो मैंने सबसे पहले वही बैठ के देखा। हालांकि मेरा भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, 67 से ही आउट ऑफ 100। मुझे उम्मीद थी मैं 75 तक करूंगा। तो आई एम कंसर्न अबाउट 20 प्लस क्वेश्चंस, वो रैंडमली कौन से हैं कहाँ से हैं। सो आई जस्ट सॉल्व देम एंड आई शेयर इट विद यू ऑल, आपके साथ भी शेयर करूंगा प्राइवेट क्लास में, आपको भी मिल जाएंगे वो सेम चीज़। बट उनमें हमें ब्लाइंडली जाना नहीं है। Just because they have asked one random writer from South Korea, we can read one or two. We can see why he was asked. But then we don't have to make a list of 25 more writers. Smart strategy. क्रक्स जरूरी है, कोर स्ट्रेटजी करो, अपनी ब्रिटिश लिंग अच्छी करो, इंडियन अच्छे करो। इनमें से कई क्वेश्चंस थे इंडियंस का। रेमंड विलियम्स के, मैंने आपको इस बार एक नोट्स में सबसे ऊपर एक लाइन लिखवाई थी। रेमंड विलियम्स ने कहा था कल्चर स्टडी की डेफिनेशन सबसे टफेस्ट डेफिनेशन है। उसने कहा था कल्चर स्टडी सबसे डेफेस्ट है, ये एज इट इज क्वेश्चन है आपका लास्ट पीवाईक्यू, कि किसने कहा था कल्चर स्टडी की डेफिनेशन सबसे टफेस्ट डेफिनेशन है? रेमंड विलियम्स, ऑप्शन ए। देखते ही क्लिक हो गया। और बताइए और क्वेश्चंस? वी हैव आवर ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स विद यू ऑल। लता कैसे हो आप? वेर इज लता? गए? बाकी गए? गुंजन, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन दिस टाइम? Sir, I have a question. या प्लीज कम। सर, जब मैं इंडियन लिटरेचर पढ़ रही थी तो हम्म। वहाँ मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ पे विमेन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, लेकिन सेम विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब एलीट क्लास एजुकेशन पा रहे थे। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे विमेन एजुकेशन की क्यों बात हो रही थी? तो नेट से रिलेटेड तो नहीं है। इट्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। विक्टोरियन में भी वुमेन एजुकेशन राइट्स की बात हुई थी, लेकिन विक्टोरियंस में कंडीशन बेटर थी। दे वर मोर क्लियर देन अस। अगर आप कंपेयर करोगे ना क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म के साथ, इस्लाम के साथ, तो आप देखोगे कंडीशन ऑफ वुमेन जो है वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज दे डोंट हैव पर्दा प्रथा। उनके यहाँ पे घूंघट करना, पर्दा करना, ये सब कल्चर ही नहीं है। तो उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमारे यहाँ इलिटरेसी नेक्स्ट लेवल थी। अच्छा, दूसरा क्या होता है, व्हेन द मदर इज इलिटरेट, तो बच्चा जो है ना, जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए, और जब वो बाहर से अंग्रेज आए, तो उन्होंने आके भी इसको देखा कि विमेन एजुकेशन स्टार्ट करो। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया को भी बिगेस्ट कंसर्न था, यू एजुकेट अ मैन, यू जस्ट एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एंटायर जनरेशन। आप अगर एक औरत को शिक्षित बना देते हैं, तो वो सबसे पहले अपने घर में बच्चों की फर्स्ट टीचर बन जाती है। तो इसलिए इंडिया में जो है फीमेल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकी बहुत पहले था, विद्यावती अलंकार वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर। वो मुगल दरबार में जो प्रिंसेसेस है उनको पढ़ाती थी। बट उतना जो हमारे यहाँ नहीं है, तो अभी भी चल रहा है विमेन एजुकेशन, अभी भी फाइट हो रहा है, इट्स नॉट दैट ईजी।
कहाँ आप लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिलता है? वी टॉक टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स, दे से सर पापा दिल्ली नहीं आने देंगे, भैया दिल्ली नहीं आने देगा, या शादी कर देंगे, डराते हैं एग्जाम नहीं निकला तो कहाँ इतना आसान है? वैसे नेक्स्ट 5 साल 10 साल के बाद शादियां बंद हो जाएंगी तो मैक्स 10 साल। अभी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं, आपकी मोरालिटी चेंज होने वाली है। फ्रेडरिक निश्चे ने जब कहा था गॉड इज डेड, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि रिलीजन खत्म हो गया है, उन्होंने कहा था जो ओल्ड गॉड है, ओल्ड मोरालिटीज है, वो खत्म हो गई हैं। अभी नए जमाने की मोरालिटीज हैं, नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। विमेन एजुकेशन जो है, अब ये ना केवल एक नीड बन गया है, बल्कि सबसे बड़ी चीज है विमेन खुद बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। देर आर मेनी गर्ल्स, मेनी वेमेन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर एजुकेशन। तो बहुत अच्छी चीज है ये। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हितेश। सर, हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ऑलरेडी नेट क्लियर कर लिया है सर, बहुत एंड बढ़िया। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। हम्म। सर, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ विच इज अबाउट टू कम इन द नेक्स्ट ईयर। हम्म। और सर अभी जो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो इसमें मैंने अपना जो ब्रिटिश लिटरेचर है और इंडियन लिटरेचर हो एज ऑन डेट, एज ऑफ टुडे, मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया है। तो सर मेरा जो वर्ल्ड लिटरेचर है, कल्चरल स्टडीज है, लिंग्विस्टिक्स है, ये सभी चीज़ें बची हैं। एंड गोइंग थ्रू आवर कोर्स इन द ऐप, उसमें कुछ कोर्स नहीं था सर, सो आई हैव टू जॉइन दिस बैच। जैसे मैंने लॉग इन किया तो यही दिखा, तो मैंने किया था इसी को। तो आई वुड लाइक टू हैव योर मेंटरशिप अपॉन दिस सर, कि जितना भी बचा हुआ है ना, सिर्फ मेरा अमेरिकन अभी अमेरिकन हुआ है, और इंडियन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर अच्छे से मैंने कर लिया है। उसके आगे का किस तरीके से कवर किया जाए सर? आपका अभी टारगेट नहीं है ना ये वाला एग्जाम? ये एग्जाम थोड़ी टारगेट है आपका, या आप इसको नहीं जेआरएफ के लिए नहीं। टारगेट कर रहे हो? हाँ, जेआरएफ के लिए मैं तो फिर तो ऑफ कोर्स। फास्टेस्ट जो कवर कर सकते हो करो। 10 दिन है अभी भी। आज कितनी तारीख हो गई? आज 14 हो गई है, तो 10 दिन तो अभी भी है। एक दिन में एटलीस्ट अगर आप पर्टिकुलर यूनिटी खत्म कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो, आपके प्लस पॉइंट है। आपको वो वाला डर नहीं लगेगा जो डर होता है खो देने का। तो व्हेन यू हैव जी नथिंग टू लूज एंड यू आर ऑलरेडी अ विनर, तो योर कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू अलॉट। तो 10 दिन में 10 यूनिट जो है ना, जो भी आपकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो जल्दी जल्दी कवर कर दो। दैट विल हेल्प यू। उसके बाद तो आफ्टर एग्जाम वी कैन डिस्कस अलॉट। आपके सीजीपीएससी को भी हम टारगेट कर सकते हैं, बट अभी जेआरएफ के लिए कर रहे हो। एंड हाउस योर पेपर 1? पेपर वन इज गुड सर। हाँ, तो आई बस डोंट उस हैव पे। टू लुक मच इनटू इट। हाँ, इसमें बस। जी देन जेआरएफ इज कंफर्म। बहुत अच्छा है। बस ये अगले 10 दिन ना 8 8 9 9 जी घंटे तो पढ़ ही रहोगे, आई एम श्योर। अब तो लास्ट टाइम आ गया है, तो 8 9 घंटे जी 10 घंटे तो आप पढ़ ही रहोगे। जी। जिसको भी मिल जाता है तो आई थिंक बहुत है। आप दो दो यूनिट एक दिन में खत्म कर सकते हो। थोड़ा स्पीड पे चला लो वीडियो को। एंड जहां ठीक। जहां पे बहुत ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या ये लिख लो, भूलना नहीं। मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत भूलना, इसके बिना एग्जाम में मत जाना। वो जरूर हाँ देखना। हाँ। दैट विल वर्क। जी। एंड सर बाकी जो हमारा और वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें से। वही अभी मैंने बताया ना, वर्ल्ड लिटरेचर में अभी मैंने एक को आंसर किया था। अगर आपने लेट जी। ज्वाइन किया तो इसको शुरू से दोबारा देख लेना। वर्ल्ड श्योर। लिटरेचर में वो मिल जाएगा आपको। जी। थैंक यू। ठीक। जी, नेक्स्ट। Good evening, sir. हाँ जी, हर्षिता, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, एक्चुअली सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एक्चुअली मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स चल रहे थे और सर मैंने अभी फॉर्म फिल किया था। मैंने आपकी क्लासेस से सिर्फ सर क्रिटिसिज्म थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल स्टडीज को ही प्रिपेयर किया है। और हम्म। सर थोड़ा बहुत ब्रिटिश सरफेस लेवल से आता है हम्म। सर। बट मैंने आपकी इन डेप्थ स्टडी करी है, बट जैसे ही मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सब भूल चुकी हूँ सर। पता नहीं नर्वसनेस की वजह से होता है या क्या। बट सर आप मेरे को प्लीज एक गाइडेंस दे सकते हैं सर कि मैं मतलब क्या करूं कि मेरा ये वाला नेट हो जाए मतलब क्लियर। हर्षिता, डर जो है ना, डर की वजह से बहुत सारी चीजें हमारा माइंड इमेजिन करना शुरू कर देता है। हम खुद बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं। और चूंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो चीजें, लेकिन अभी आप जस्ट पीजी पास आउट हो, तो अब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आना, एक होता है कि आपने पीजी सिलेबस पढ़ा है, क्लास के अंदर सेलेक्टेड लोगों से एक कंपटीशन है आपका। अब आपको नेशनल लेवल कंपटीशन है, आपको बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, एंड देन आवर माइंड स्टार्ट्स इमेजिनिंग। तो उस इमेजिनेशन में आपको डर लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। या जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली कहाँ से क्या होगा। अब चूंकि लास्ट डेज है, तो इसमें सिर्फ इतना ही सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, जो भी आंसर आप कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन को सिर्फ 10 से 15 मिनट दो। उसमें आंसर हो या ना हो, हाँ, अगर आपको उसके बेसिक्स भी नहीं पता, अगर आपको क्वेश्चन देखते ही लगता है कि ये तो मैंने सुना भी नहीं, तो उसको फिर प्रॉपर चेक करो कि इतना पढ़ने के बाद भी आपने उसको अभी तक सुना क्यों नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे कंफ्यूजन है, तो देखो एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं देखो लिटरेचर बहुत बोरिंग लैंग्वेज होती है।
और थ्योरी की लैंग्वेज तो वैसे भी वो इतनी हाई फाई होती है कि आपको जल्दी से समझ ही नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, आज मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, तो लास्ट जो वो था कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो वो मैं उसको 2 बार पढ़ा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, तो मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ो, चाय वाय पीते हैं बाद में देखेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में नहीं जा रहा एग्जैक्टली क्या कह रहा है। फिर उसको ब्रेक करके 2-2 लाइन में मैंने कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है, खुद से बात कर रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या पढ़ा है, इसके ऑप्शन इससे रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिर उसको आंसर करना है। तो टेक योर टाइम, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। बाकी आपने जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, वहां दिमाग अपने आप चलेगा, आप बहुत अच्छा करोगे आप। तो ये इनफ है, मतलब अगर मैं इनको ही अपना बहुत अच्छे से रेडी कर लूँ, तो मतलब जैसे कि सर थियोरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, और इन सबको अगर सर मैं बहुत अच्छा कर लूँ बहुत अच्छा की डेफिनेशन क्या है? तो मतलब बहुत इन डेप्थ जाके जो जो आपने पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से मॉकअप अगर अच्छे से मैंने कर जो लूँ। पढ़ाया है वो सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। जो पिछले एग्जाम डिजास्टर्स है, हमने तो उसमें भी जेआरएफ दिए हैं, आपने इंटरव्यू देखे होंगे सबके। तो अगर आपने वो सच में सबसे अच्छा कर रखा है कि आप कोटेशंस भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो लॉजिक के साथ, ठीक है। सारे कोटेशन मुझे भी नहीं आते कहाँ से क्या पूछा है, बट लॉजिक को आप करते हैं कि यार ये लाइन कैसी है, ये आर्केइक इंग्लिश है कि मॉडर्न इंग्लिश है। या जैसे एक लाइन थी उसमें टीएस इलियट की, तो मुझे पता था टीएस इलियट मतलब, और वो भी क्रिटिसिज्म, उसका जो वो यूज ऑफ पोइट्री का रेफरेंस था, मैंने कहा ये 1940s के आसपास है। फिर एक आया सैमुअल बेकेट की लाइन, अब मुझे पता है सैमुअल बेकेट ने जो भी लिखा है वो 1950s के बाद है, 1969 में तो नोबेल अवार्ड ही मिल गया था उसको। तो अगर आपको ये अलग अलग तरीके के कॉमन सेंस आएंगे ना कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, फिर आप ऑर्डर में आराम से सेट करोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 ऑप्शन में देखा कि सैमुअल बेकेट के ऊपर कौन जा रहा है, तो देखा सैमुअल बेकेट लास्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं है। मैंने सैमुअल बेकेट उठा के सबसे लास्ट ऑप्शन चेक किया, जैसे ही सबसे लास्ट ऑप्शन में सैमुअल बेकेट दिखा, मेरा आंसर क्लियर हो गया। क्योंकि मुझे ये पता था कि वो 5 अलग अलग कोटेशन में बेकेट का जो कोटेशन है, बेकेट से के बाद में कोई भी नहीं है। बेकेट से थोड़ा पहले इलियट और किंग्सले एमिस का लकी जिम था, मुझे उसकी भी टाइमिंग याद थी। तो अगर आपने सब पढ़ा हुआ है ना, तो आप घुमा फिरा के क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी आंसर कर लोगे। तो रिवाइज कर दो, 10 दिन है ना, बहुत रिवाइज करो, 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ो। आई विल नॉट से 12 to 13 आवर्स, क्योंकि 12 to 13 आवर्स तो ओवर आप अपने अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर दोगे। बट 7 to 8 आवर्स विद प्रॉपर ब्रेक, जैसे 1-1.5 घंटे की सिटिंग लगा लो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठो, 1.5 घंटे का सिटिंग रखो, 10-15 मिनट का ब्रेक रखो। इफ यू गेट अ अर्ली मॉर्निंग, टी ब्रेक रख लो 15 मिनट का। उसके बाद फिर 1.5 घंटे 2 घंटे की सेटिंग, फिर आपका जो ब्रेकफास्ट ब्रेक है सेपरेट है। इस तरह से कर लो छोटे छोटे ब्रेक्स में, एंड डिवाइड करो। डिवाइड कर करके नजर सब पे पड़नी चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपने देखा ही नहीं, जिसको देखना ही भूल गए। सम ऑफ माई स्टूडेंट कमेंट से, सर मैंने तो लिंग्विस्टिक देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा लिंग्विस्टिक आपने? बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रखे लिंग्विस्टिक के उन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चंस है। दे आर तब जैसे आस्किंग वॉवेल्स, बेसिक रिसर्च से भी चीजें। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लें। हाँ, रिसर्च की देखो। एमएलए फॉर्मेट क्या है, एमएलए फॉर्मेट में, एमएलए फॉर्मेट में नाम कैसे आता है? प्लीज किसी ने बात मानना है। हाउ टू आइडेंटिफाई माइक किसका ऑन है? भाई लोग, जिसको भी आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दो यार, मैं इसलिए ना जूम सेशन पसंद नहीं करता। होल्ड ऑन। अभी पता चल जाएगा शायद मुझे। हम्म, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर वन क्वेश्चन सर। जी। सर जो अभी एक्चुअली राजस्थान में सेट एग्जाम हो रहा है सर, हाँ, राजस्थान सेट अनाउंस हो गया है। तो सर एक्चुअली मैंने उसके लिए फॉर्म फिल किया है सर, तो मैं आपकी क्लासेस वापस से लूंगी सर उसके लिए। फॉर्म फिल कर दिया था जल्दी? हाँ सर, मैंने आज ही कर दिया तो कैसे सर। भरा वो, जो क्या बोलते हैं शिक्षा मित्र, ई मित्र, उससे भरा है? हाँ सर, आज ही कर आई दिया। मिस माई लास्ट राजस्थान सेट, बहुत टफेस्ट था, बहुत टफेस्ट। 51 क्वेश्चन एज इट इज आउट ऑफ सिलेबस थे, बाकी 49 एज इट इज क्लास के थे। तो हमारे बहुत बच्चों ने क्रैक किया, क्योंकि 49 में से जो भी पढ़ रहा होगा ना ढंग से, वो 49 में से 45 सही करेगा, और बाकी में आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो किसी के भी 10-15 तुक्के लगे। तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने निकाला राजस्थान सेट। दिल्ली में था, मैं ई मित्रा है नहीं, तो ई मित्रा की वजह से मैं फॉर्म नहीं भर पाया, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। तो आई विल ऑल्सो अपेयर इन राजस्थान सेट। ओके मैं दो सर, बार फिर तो क्वालिफाइड कट ऑफ हूँ। बहुत ऊपर जाएगी सर। तीन नहीं नहीं, 3 बार हुआ है। 3 बार में मैं 2 बार क्वालिफाइड हूँ। जिसमें जो पहला पेपर है वो तो इतना बकवास पेपर था ना, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन लेवल दे दिया है। मेरा 91% स्कोर था। बकवास पेपर था, देवर आस्किंग वेस्टलैंड किसने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ टू लाइट हाउस किसने लिखा है। मतलब आप सब टॉप कर दोगे अगर वैसा पेपर आएगा तो। तो सर आप वैसे उसके लिए गाइडेंस नेट के कोर्स में ही हाँ, करवा। राजस्थान सेट का स्पेशल बैच बना हुआ है, हम अभी अनाउंस करेंगे। मैं एक्चुअली मेरी 2 दिन से हेल्थ खराब थी तो मैं बोल नहीं पाया कुछ। तो राजस्थान सेट का सेपरेट बैच होगा, अभी आप इसको टारगेट करो, उसके बाद उसको टारगेट करेंगे।
ओके सर, जी, थैंक नेक्स्ट क्वेश्चंस. सर Anybody who मैं wants me to speak in English? Anybody having any questions? People from Tamil Nadu. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. You're Ria. Ria is speaking, right? Yes, sir. Yeah, Ria. Tell me. सर आपकी हेल्थ कैसी है? Not that good, but है सेटिंग चल रहा है. सर मुझे ये पूछना था ना कि मैंने मतलब सारे सिलेबस एटलीस्ट कवर कर लिया जी. है। एचपी सेट हुआ अभी जैसे मेरा, तो आप उसके ऊपर कुछ रिव्यू देना चाहेंगे, मतलब कैसा था मैं वो पेपर? अनफॉर्चुनेटली एचपी सेट नहीं देख पाया. मेरे पास देखो ये बट झारखंड सर वाला एग्जाम पड़ा है. आपके टीचर्स ने बोला था वो ना, वो है एआई मेड है मतलब। हाँ, वैसे तो मुझे टीचर्स के लगा। रिव्यू मुझे मिल गए थे. पेपर एआई वाला है, लेकिन मैं एक्चुअली खुद 4-5 दिन के लिए बाहर था. मैं पेरेंट्स को ये अयोध्या दर्शन करवाने गया था, और वहां से आने के बाद मुझे अच्छा खासा जो है डिहाइड्रेशन हुआ है. तो मैंने एचपी सेट नहीं देखा, लेकिन विद इन 1 और 2 डे में देख लूंगा, क्योंकि अभी मुझे झारखंड जो एग्जाम है जेईटी, या 3-4 चीजें और देखनी है. तो डोंट वरी, आई वॉच. और एचपी सारा ही सेट का बहुत सिलेबस ज्यादा वो नहीं होगा. जो आप पूछ रहे हो ना, आपको देना है जनरल कैटेगरी में ना, आपका 64-65% एवरेज आता है किसी भी सेट एग्जाम का. 9 क्वेश्चन ठीक है ना इसमें, और पेपर वन में मेरे 36 क्वेश्चन ठीक है। 36 पेपर वन में है, और इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में मेरे 69 क्वेश्चन ठीक है। 99% क्रैक आपका. सर 99%. पता नहीं, बट कोई बोल रहा था 280 स्कोर जाएगा, तो पता नहीं। 280. 280 बोल रहा है, मैं 280 स्कोर कर सकता हूँ कोई 300। बोल रहा है वो अलग चीज है. कोई तो कुछ भी बोल सकता है. यस लेकिन सर। लेकिन जो जिस तरह से आप करके आए हो ना, तो 280 मतलब पता है आपको क्या है? 300 का पेपर यस है ना. यस सर, 300. 300 का पेपर है, हाँ. तो हाँ. तो ये पता साइंस नहीं, गॉड साइंस नो। थोड़ी है. इट्स नॉट साइंस एंड मैथ्स की 80-90% जा रहा है. इंग्लिश लिटरेचर में 50-60%, 62-64%, 5% से नहीं जाता. और आपका स्कोर बहुत अच्छा है. आप 70% समथिंग इंग्लिश में स्कोर कर रहे हो, और आपका 35 के ऊपर क्वेश्चन पेपर वन में सही है, विच इज अगेन अराउंड 70% प्लस. तो आपका 99.99% कन्फर्म है. 0.1% प्रे करो. ओके सर, आई विल पे। बट सर इसमें मेरी प्रॉब्लम ये है ना, मैंने सारे ही कर लिया है मतलब, पर जैसे मतलब मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है रैंडम, तो मेरे माइंड में तो आ जाता है, पर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पता नहीं 1% वो मेरा आंसर सही है या गलत है। डाउट आ जा रहा है मतलब। इसके डाउट के लिए मैंने ऊपर. आज ही आपकी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर ली कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाऊंगी तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेस्ट एटलीस्ट सीरीज में प्रैक्टिस हो हमने जान जाएगी। हाँ टेस्ट सीरीज में हमने जानबूझ के एआई क्वेश्चन डाले. मेरे को ये था ना कि ये एआई पेपर बना रहे हैं लगातार. तो अगर एआई पेपर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक प्रॉपर इनको प्रॉम्प्ट देके और पर्टिकुलर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग एआई क्वेश्चंस रेडी करें. कई बार होता है, जी या तो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, या फिर जी क्योंकि सर। देखो जहां से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, अगर वैसा ही प्रॉम्प्ट यूजीसी नेट वाले भी डालते हैं, तो हो सकता है वो सेम चीज मैच हो जाए. तो नो डाउट आई विल रेकमेंड, आप सबको भी रेकमेंड करूंगा मैं, कि जब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो एआई टेस्ट सीरीज है ना, उसको ट्राई कर लो. बाकी अपन नर्वसनेस होने दो. रिविजन हो गया है ना मेरा, वन टाइम ऑल रिवीजन हो गया है, तो मुझे ये पूछना था मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज करूं, मतलब ज्यादा फोकस मुझे किस पे करना है, बहुत वीक ज्यादा फोकस। वीकनेस क्या है आपकी? सर मुझे वैसे थ्योरीज मेरी स्ट्रांगेस्ट हो चुकी हैं, जिस तरह से आपने पढ़ाया मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। थोड़ा सा मुझे ब्रिटिश हिस्ट्री में डर लग रहा है, जैसे मतलब उसमें से रैंडम कुछ भी आ गया तो थोड़ा हाँ, मेरा ये मतलब स्टार्टिंग से नहीं हुआ है, मतलब प्रिपेयर थोड़ा सा। वैसे मैंने तो आपके सारे लेक्चर सुने हैं, मुझे सारा ही आता है, बट सीक्वेंस वाइज थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जैसे आई रिचर्ड्स की बुक है ना, तो आई रिचर्ड्स की बुक जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके 4 पार्ट पूछे प्रैक्टिकल हैं पिछले पेपर में, तो आप उसके पार्ट चेक करो. इन बुक्स के अंदर भी थोड़ा 2-2 4-4 मिनट एक्स्ट्रा देखो, कि इन मतलब बुक्स ने जितनी भी क्या कहा बुक्स हैं है. उनको भी मैं एक्स्ट्रा हाँ, देखूं, आप उनको ये भी बोल थोड़ा थोड़ा देखो. और सारी चीजें बदल बदल के पढ़ो. जैसे ना आपको ये लग रहा है थ्योरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, तो कल्चर स्टडीज को भी देख लो. कल्चर स्टडीज के भी क्वेश्चंस वो बन रहे हैं देखेंगे मेरे लगातार. को हाँ, वो कल्चरल क्वेश्चन बन स्टडी। जाएंगे. एक्चुअली मुझे कल्चरल स्टडी पढ़ने का ना सीक्वेंस ही नहीं पता चल रहा है, मतलब शायद वो थोड़ा बोरिंग लग रहा है, उस वजह से मुझे सीक्वेंस नहीं आ रहा है बनाने, मतलब कल्चर कैसे स्टडी स्टार्ट। तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं. अब आर्नोल्ड से पढ़ो ना. आर्नोल्ड से स्टार्ट किया मैंने. आर्नोल्ड, रेमंड विलियम्स, टीएस एलियट. वो मैंने सब कुछ कर लिया, बट जैसे थोड़ा ना वो क्रोनोलॉजी थोड़ा बोरिंग लग रहा है, उससे मुझे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे डेफिनेशन या कोट एज इट इज नहीं याद हो पा रहे। सेलेक्टेड कोड देख लो आप, रेमंड विलियम्स के, स्टुअर्ट हॉल वगैरह के ना, और जो आर्नोल्ड के लिखवाए हैं मैंने, टीएसएल के कोड लिखवाए हैं. जो कोड्स लिखवाए हैं सिर्फ सेलेक्टेड देखो, सारे नहीं. लेकिन क्रोनोलॉजी मत भूलना. स्टुअर्ट हॉल की, रिचर्ड हॉगर्ट की, रेमंड विलियम्स की, इनके जो थियोडोर अडोर्नो है, मैक्स हॉर्कीमर है, और एक डिक हैब्डिस था, उसका जो है ना, कि क्रोनोलॉजी मत भूलना. इट्स वेरी कल्चर एंड इंपॉर्टेंट. मिक्स। हाँ. कल्चर एंड मिक्स। सब कल्चर कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कल्चरल मोजाइक पढ़ाया था आपको, कनाडा का यस। मल्टीकल्चरलिज्म, ये एचपीएससी के क्वेश्चंस थे. तो जो देखो जो पढ़ाया है, अगर आप वो बहुत ढंग से कर रहे हो, तो पेपर में बहुत कुछ मिलेगा. बस उसको ढंग से रिवाइज करते जाओ. कुछ भी मिस नहीं सर करना. मैं कोशिश करूंगी कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे पेपर तक, एटलीस्ट 2 बार सब कुछ रिवाइज हो जाए, बाकी गॉड नोस जैसा पेपर आएगा। गिव योर बेस्ट. जी, थैंक नेक्स्ट यू सर क्वेश्चन. सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट. प्लीज ब्लेस कीजिएगा, पेपर क्लियर हो जाए। आप सभी ब्लेस। की ब्लेसिंग्स है. हेलो सर। हेलो. कैसे हैं आप? आई एम गुड. अपना नाम बता दीजिए, मैं आइडेंटिफाई कर लूँ आपको. सोनिया।
हाँ सोनिया जी, कैसे हैं आप, बताइए। हाँ, मेरी एक बार और पहले बात हुई थी हाँ जी, सर हाँ जी। आपसे। हाँ जी। सर बाकी तैयारी तो मेरी अच्छी चल रही है, बट सर मैथ इज टू बैड, बहुत बुरा है। मेरा 0 है, आपका कितना है? मेरा भी जीरो ही है सर। तो बचा हुआ टाइम जो है ना, रीजनिंग पे लगा दो। रीजनिंग पे? और क्या, जो मैथ जो हाँ तो सर देखो, बिल्कुल जीरो है, और चीजों की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। कोई बात नहीं, तो हमें कौन सा टॉप करना है एग्जाम, हमें कौन सा 100 में से 100 लाने हैं, मैथ के 10 ही तो क्वेश्चन है, छोड़ दो, बाकी सब छोड़ देख लो। सकते हैं? हाँ क्यों दिक्कत, मुझे कौन सा मैथ में आता, मुझे कुछ नहीं आता मैथ में। मैंने जिंदगी में मेरे किसी एग्जाम में मैथ वैथ कुछ नहीं करा है। मैंने मेरे फर्स्ट जेआरएफ में रीजनिंग की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे को जेआरएफ करना था हर हाल में। उसके बाद मैं इंग्लिश की वजह से ही पास करता हूँ। देखो, 150 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन आपका फ्यूचर बना देंगे, तो 10 को आप छोड़ दो। क्योंकि मैं बोलूँ लास्ट के 10 दिन में मैथ पे ही फोकस करो, मैथ पे ही फोकस करो, और मैथ के चक्कर में आपने बाकी चीजें खराब कर दी, तो ये भी नहीं करना। एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो आप मैथ को हाथ जोड़ लो, लेकिन वो जो मैथ की एनर्जी है वो बाकी टॉपिक पे लगा दो, ताकि वो स्कोर उधर हो जाए। बाकी टॉपिक की सर मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिवीजन कर रही हूँ। हाँ तो बस अभी मैथ भी वाले मैं में ध्यान। 10 to 12 आवर कर रही हूँ, रिवीजन का भी कर रही हूँ, साथ में जो जो आपने पहले करवाया था वो भी कर रही हूँ। बदल बदल के रिवीजन करो, कॉपी से पलट दो, फिर खुद से बात करो। हाँ, जिस चीज में सर बोरिंग हाँ होना स्टार्ट हो जाता है ना, मैं उसको छोड़ के दूसरा टॉपिक शुरू कर देती हूँ फिर। एक और ना, अगर वो टॉपिक भी बोरिंग लगे तो फिर थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर गुड, देती हूँ। अच्छी चीज है, माइंड लगातार एक्टिव होना चाहिए। और ना जैसे हाँ क्रोनोलॉजी वगैरह है, तो रट्टा नहीं मारना है, बस अंदाजा लगाओ कि अरे 1850 में है, इसने ये लिखा है, तो उस टाइम माहौल कैसा था, उस समय सरकार किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी, किंग कौन था, उस समय आसपास कौन से राइटर थे, वो क्या क्या किताब लिख रहे थे। तो इस तरह से सर, डिस्कस करोगे ना, ब्रिटिश की तो आपको याद क्रोनोलॉजी होगा। तो हो रही है, हम्म। लेकिन है ना जो आगे की क्रोनोलॉजी है ना, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसमें ना कई बार जैसे बुक की वो होती है ना, लिख लिख के भी याद कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना 143 का एक दिन पढ़ो, फिर चौथे दिन उसी को पढ़ो, और फिर उसके बाद फिर से पढ़ो। उसका उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ सर मैं रिवीजन एक्स्ट्रा टाइम में भी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पर नजर ना पड़ी हो, सब कुछ देख के जाना। इको सर फेमिनिज्म का नजर बोलेंगे, के टर्म किसने कॉइन किया आपको पता होना चाहिए। मैजिक रियलिज्म टर्म किसने कॉइन किया पता होना चाहिए। इरविंग वार्डल का क्वेश्चन है पीवाईक्यू में लास्ट, इरविंग वार्डल का कॉमेडी हाँ, ऑफ मैनेस, हेरोल्ड पिंटर वाला। तो ये सारी देखी थी सर टर्म्स। मैंने, जो आज आपने पीडीएफ भेजी थी ना, वो मेरे फोन में ऑन ही नहीं हो रही थी, फिर मैंने अपनी सिस्टर के फोन में ऑन करके निकाल लिया वो। तो आज जो मैंने भेजा है ना डिजिटल प्रिपरेशन ह्यूमैनिटीज मैं वगैरह, करती हूँ सर, हाँ उसमें भी सिर्फ बट सेलेक्टेड मेरा चीजें देता ये है। है कि अगर इस बार नेट हो जाता है ना, तो जेआरएफ की तैयारी नेक्स्ट टाइम कर लूंगी मैं। मैंने आपको बोला था ना कि मेरा एक मंथ बीच में गैप लग गया था, वो मेरी सिस्टर की शादी की वजह से। तो मेरे को प्रॉपर ये है कि मेरे को नॉलेज तो हुई कम से कम आपकी क्लासेस लेके। कोई बात नहीं, नेट निकल जाएगा, नेक्स्ट टाइम जेआरएफ हो जाएगा। इसी बार हो जाएगा, पहले आप ना अभी 10 दिन सिर्फ ये देखो कि इसी बार जीआरएफ होगा। ठीक है, अपना तो हमें बेस्ट देना ना, हम जब लड़ाई में उतर गए तो हम नेक्स्ट टाइम का क्यों सोचें। आप अपना बेस्ट दे दो, 10 दिन की बात है, जो आप ऑलरेडी 9 9 10 10 घंटे पढ़ रहे हो ना। एक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा ना। कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता इनमें से, जो भी एग्जाम में जाएगा कोई बाहर से ऐसे मुंह में थोड़ी करता जाएगा कि मैं पास करके आ रहा हूँ, किसी को नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। मुझे भी डर लगता है, मुझे पता है पेपर 1 एकदम ही अननोन हुआ और मैं नीचे आ जाऊंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट मुझे इंग्लिश का पता है कि इंग्लिश अगर मैंने नहीं करे तो फिर बाहर भी बच्चे तो नहीं करेंगे आसानी से, फिर वो पेपर पे सवाल उठेगा। लेकिन फिर भी हो सकता है एआई से आ जाए, हो सकता है मुझे भी ना आए। हम बात ये नहीं है कि क्या हो जाएगा, मैं फेल होऊंगा, मैं उस दिन आके यूट्यूब पे बता दूंगा फेल हो गया, मैं अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दूंगा, 11 बार नेट, 2 बार जेआरएफ, 1 बार फेल, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट फेल नहीं करता, आपकी जो सोच है, आपका माइंडसेट है ना, वो फेल करता है। कि मुझे पता है इस बार नहीं हुआ, मैं अगली बार फिर निकाल दूंगा, बल्कि मेरे को और एक अलग आग लग जाएगी पढ़ने की। तो डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक हु आर यू। क्या बनना चाहते हो आप, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपका नॉलेज कितना अच्छा है, जितना इन डेप्थ नॉलेज होगा। भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे कॉलेज के अंदर, अभी हर बच्चे के पास एआई है, आपका स्टूडेंट आपसे ज्यादा पढ़ के आएगा, तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन में आप उसको आंसर करो, क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है। तो आप नॉलेज के पीछे जाओ, 10 दिन है, बेहतरीन दो, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक ये है। तो है सर, जिस टाइम हम ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, या मास्टर्स की कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे जो प्रोफेसर थे ना, वो इतना अच्छा नहीं करवाते थे सर। बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपकी क्लासेस देख के ना बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ली है। कोई बात नहीं ये सोनिया नहीं जी, हुआ कि क्लासेस लेके मैंने वेस्ट कर दिया कुछ। कोई बात बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। कोई बात नहीं, जो हर हर टीचर की अपनी अपनी चीजें होती है ना, वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा देर में सर बातचीत नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, तो अगले 8 10 स्टूडेंट जो है अपने क्वेश्चंस ले लो। सर, जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, नाम बता दीजिए, मैं बहुत सारे चक्षु सर। फेसेस। जी, अक्षु बताइए। चक्षु। चक्षु।
सर हिस्ट्री। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा वर्ल्ड लिटरेचर का लैटिन अमेरिकन ऑथर्स, अफ्रीकन लिटरेचर, कैरिबियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन एंड दैट ऑस्ट्रेलियन, हाँ सर, ये वाला पोर्शन सर मेरा बिल्कुल अनटच्ड है वर्ल्ड लिटरेचर का, और ये सर ने, साइंस सर ने बहुत डिटेल में करवाया है। तो अब अगर मैं करना भी चाहूँ तो मतलब मुझे 10 घंटे ऑलमोस्ट स्क्रीन के आगे बैठ के नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो सर मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके नोट्स बनाऊं, उसके बाद लर्न करूं, या जो मेरा ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है मैं उसको रिवाइज करूं बार बार? क्योंकि सर मेरा लास्ट टाइम जनवरी में नेट तो क्लियर हो चुका है, तो पर्टिकुलरली जेआरएफ के लिए बता दीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। देखो 100% कोई नहीं जानता कि कौन सी चीज़ें कहाँ से वापस आ जाए। मैं बोलूँ वर्ल्ड लिटरेचर नहीं आ रहा और वही दोबारा आ जाए। बदलते रहते हैं ना ये, इनका पैटर्न लगा। ये वो एक नदी की तरह है, कभी इस तरफ बहती है कभी इस तरफ बहती है। ठीक है, कभी इंडियंस की क्रोनोलॉजी नहीं आती थी, फिर एक बार 17 क्वेश्चन इंडियन की क्रोनोलॉजी पे थे। तो हम ब्लाइंडली नहीं जाते, मैं ब्लाइंड खेल ही नहीं सकता। तो आपको ये देखने पड़ेंगे वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स। बट जैसे आपने शायद अभी लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने ना वीडियो के शुरू में ही बताया कि कौन कौन से राइटर्स, वर्ल्ड लिटरेचर के सेलेक्टेड राइटर्स, ज़्यादा नहीं, 15 10 15 राइटर्स, अलग अलग कंट्री के तीन चार राइटर्स हैं। उनको दोबारा देख लेना जब ये वीडियो हम शेयर करेंगे ना आपके साथ। शुरू से आप देखना, मैंने वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स के नाम बताए हैं, पोस्ट मॉडर्न के राइटर्स के नाम बताए हैं। सिर्फ वो करो सेलेक्टेड। डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ाते समय हमारा काम है, हम डेप्थ पढ़ाते हैं ताकि कोई कमी ना रहे। लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना है वो बताएं। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू रीड शेक्सपियर। अगर आप बैठ के आज एंग्लो सेक्शन पढ़ रहे हो, आज शेक्सपियर पढ़ रहे हो, जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अब लास्ट 10 दिन है, थ्योरीज, कल्चर स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, एमएलए फॉर्मेट क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, चैप्टर 10 में जो आपके आते हैं, इनको ज़्यादा देखो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के दोबारा से मिल्टन पढ़ो, पैराडाइलॉग्स पढ़ो। या कभी कभार नज़र मारने के लिए कर लो, अब बोर हो जाते हो थ्योरी पढ़ के, तो बीच में नज़र मार लो। लेकिन अब उनको मत पढ़ो क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब वो पढ़ो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। आपको इकोफेमिनिज्म पढ़ाया था हमने, एंथ्रोपोसीन पढ़ाया था मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि क्लाइमेट फिक्शन क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट है, मेमोरी स्टडीज क्या है, ब्लू ह्यूमैनिटीज क्या है। तो उनमें कौन से राइटर्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किसने क्या टर्म दिया है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आप याद कर सकते हो। क्रोनोटॉप क्या है पढ़ाया था मैंने आपको। फिर आपको मैंने जेनोटेक्स पढ़ाया था, फोनोटेक्स पढ़ाया था, उसका क्या मतलब होता है। फिर जितने हमने टर्मिनोलॉजीज की थी बाख्तिन की, डायलॉजिज्म, मोनोलॉजिज्म, पॉलीफोनी, कार्निवलेस्क, हाँ जी सर। हिटरोलॉजिया। तो ये सारी टर्म्स आपको याद हैं कि नहीं है। फिर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है फूको का। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिर पेनोप्टिकॉन क्या है, बेंथम ने क्या कहा था। तो जो टर्मिनोलॉजीज है ना, और फेमिनिज्म इज क्या है, बैकलैश क्या है, एंड्रोजिनी क्या है, गाइनोसेंट्रिसिज्म क्या है, कौन सी टर्म किसने दी, वर्जीनिया वुल्फ की चार मैरी कौन कौन सी हैं, एलन शोल्टर ने कॉन्सेप्ट दिया था फेमिनाइन फीमेल। ये लास्ट यूजीसी नेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा हाँ जी क्वेश्चन था सर। ये। फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, फीमेल। तो ये सब आपको, अगर आप इनको और अच्छे से याद करो ना अगले 10 दिन में, तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इनको फोकस करो। क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स की ब्रिटिश हिस्ट्री फिर भी अच्छी होती है, वो यहाँ मारे जाते हैं। तो आपको अगले 10 दिन है ना, अवॉइड ब्रिटिश हिस्ट्री, या फिर पोस्ट मॉडर्न तक ले लो, पोस्ट मॉडर्न से। एंड जितना जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। इंडियंस अगर अच्छे नहीं है, अमिताभ घोष अच्छा नहीं, दोबारा देख लो। इसी में स्किल से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी स्किल से आया था, ए के रामानुजन से क्वेश्चन था। तो जो सेलेक्टेड राइटर्स है, कमला दास के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको देख लो। आर के नारायण है, राजा राव कंथापुरा, कंथापुरा के क्वेश्चंस आते ही आते हैं ऑलमोस्ट। एक मैंने आपको बताया था कि वे ऑफ द वर्ल्ड 19 20 बार क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं। तो पिछले नेट में भी क्वेश्चन था, उन्होंने ये बोला था कि पिक द वन विच इज रॉन्ग। तो मिराबेल को मिलामेंट से प्यार है, या मिसेस फैनल को मिस्टर मॉरवुड से प्यार है। तो वो अगर आपने समरी पढ़ी हुई है, आपको समरी में कुछ मेजर कनेक्शंस याद है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और वे ऑफ द वर्ल्ड से मैंने कहा है लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार जाने से पहले या इस सेशन के बाद 10 15 मिनट वे ऑफ द वर्ल्ड दोबारा देख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह से करते जाओ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग कोशिश करिए 2 से 3 मिनट ही लीजिए, ताकि सबको बात करने का मौका मिल जाए। सर बेसिक डाउट था जी। जी। सर जैसे ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने आपको बोला कि मैंने अभी तक पूरा प्रॉपर रिवाइज नहीं किया है वापस से। तो अभी सर आई शुड रिवाइज ऑल द मतलब एजेस ऑफ द ब्रिटिश लिटरेचर देखो सारे एजेस। क्वेश्चंस वहां पे चौसर से भी है, तो मना तो नहीं करूंगा मैं। लेकिन अगर आपने अभी तक ब्रिटिश रिवाइज नहीं किया है, ब्रिटिश एकदम रिवाइज नहीं किया है। नहीं सर मतलब मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, बट मैंने जैसे जब आपने बोला था कि सारा फोकस अभी बाकी इन चीजों पे करो, मैंने फिर उस तब से मैं वही पढ़े जा रही हूँ तो। तो आपसे अभी मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कार्लाइल वगैरह, तो आप कहते रहे थे मुझे याद है, सब कर तो रखा है मैंने। हाँ सर हाँ, मैंने तो जब पढ़ा कर हुआ है रखा है बट फिर ब्रिटिश हिस्ट्री दोबारा क्यों रिवाइज करनी है? मतलब दोबारा देखना तो पड़ेगा ना सर, जैसे देखो, देखना अच्छी कितना बात है, देखो देखूं देखो मतलब तो अच्छी उसको। बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो तो 1.5 2 घंटे ब्रिटिश हिस्ट्री देख लो।
बाकी रिमेनिंग 5 to 6 आवर्स है ना, उसमें 2 घंटे अगर आप पेपर उनको दे दो बेटर है। 4 आवर्स प्लस आप सिर्फ जो लास्ट टॉपिक्स करवाए मैंने, फिर व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग एलजीबीटी अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे। वो जो प्रोफेसर हैं बेंगलोर के, उनका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनएस प्रभु का, TBLL, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। अगर वो आपको एंड टाइम पे नहीं याद आया, या ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, अगर आपको याद नहीं आ रहा, या 3 सर्कल्स बाय ब्रज काचरू, या CK ऑगडन की 8 हमने जो पढ़े थे, 850 वर्ड्स बेसिक इंग्लिश, आई रिचर्ड, CK ऑगडन, ये सब करके। फिर नॉम चॉम्स्की को हमने क्या पढ़ा हुआ है, बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा था। तो अगर आप, या वैंसी बूथ है, इनको भूल गए तो फिर क्या फायदा ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ने का। तो आप डिवाइड करो, 2 घंटे ब्रिटिश हिस्ट्री दे दो, 2 घंटे पेपर वन दे दो, रिमेनिंग 3 to 4 आवर्स आप लास्ट टॉपिक्स को ज्यादा दो। लास्ट टॉपिक के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आप ज्यादा फंसोगे, ब्रिटिश हिस्ट्री में उतना नहीं फंसोगे। इनफैक्ट मैं सबको यही कहूंगा कि अगर आप थ्रू आउट मेरे साथ प्रॉपरली पढ़ रहे हो, थ्रू आउट, तो ब्रिटिश हिस्ट्री आप छोड़ के आगे बढ़ो और जो टफेस्ट टॉपिक्स हैं उन पे जाओ, क्योंकि आपके मेन क्वेश्चन टफेस्ट टॉपिक से आएंगे। सर आजकल ज्यादा पोर्शन मतलब अदर टॉपिक्स को मिल रहा है ना, ब्रिटिश हिस्ट्री हम्म। की ओल्ड एजेस को छोड़ करके, जी। बिकॉज जो लास्ट टाइम वाला पेपर है जनवरी वाला, और उससे पहले वाला, उसमें बहुत कम एजेस के मतलब ब्रिटिश लिटरेचर्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, और ये थ्योरीज, क्रिटिसिज्म, न्यू थ्योरीज, ये सब फेमिनिज्म, ये सब ज्यादा था। वो डिवाइड कर दिया उन्होंने, ब्रिटिश तो हिस्ट्री के लगभग 36 क्वेश्चन थे। बाकी जो है उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, 5-7 जो है क्रिटिसिज्म के डाल दिए, 5-7 थ्योरीज के, फिर 5-7 फेमिनिज्म के, फिर कल्चर स्टडीज के, अब उसके बाद इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल्स, वर्ल्ड लिटरेचर। तो ये कह रहे हैं इनके पास बहुत सारे फील्ड हैं, और हर फील्ड से 6-7 क्वेश्चन भी डालेंगे ना, तो आराम से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेट एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इंग्लिश लिटरेचर का इससे बड़ा एग्जाम है ही नहीं इंडिया में। इंडिया में मुझे लगता है वर्ल्ड में भी नहीं है। ये सिलेबस अगर आप वर्ल्ड में भी दोगे ना, तो वर्ल्ड में भी कोई नहीं कर रहा, इतना आसान नहीं है। बट आप ठीक है, प्रयास करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई टेक 3 more सर लिट क्वेश्चंस, लास्ट 3 क्वेश्चंस। सर लिटरेरी सर लिटरेरी टर्म्स को कैसे, मैंने जब MH एब्राम्स पढ़ा, सॉल्व करने की कोशिश की सर, नहीं हो रहा था, PYQ से मैच नहीं कर रहा लिटरेरी था। टर्म्स लास्ट मोमेंट पे मत करो। लिटरेरी टर्म्स पेपर में अगर आएंगे भी, अगर आएंगे तो एकदम अननोन होंगे, वो किसी को नहीं आएंगे, वो मुझे भी नहीं आएंगे। दे डोंट आस्क कॉमन लिटरेरी टर्म्स। बाकी अगर आपको कॉमन लिटरेरी टर्म्स के बारे में कुछ पता करना है बेसिक, तो सेनेडोकी, मेटोनिमी, केएज्म, इन्वेक्टिव, ज्यूग्मा, ये वो रिपीटेडली पूछते हैं। लेकिन वो इसके बाद जो भी पूछेंगे एसेंट डेटन वगैरह, वो सब अननोन लेवल के होंगे। हाँ, लेकिन जो टर्म्स या कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, जैसे क्लोजेड ड्रामा, तो लास्ट UGC नेट एग्जाम में क्लोजेड ड्रामा पे क्वेश्चन है। मैथ्यू आर्नोल्ड की एम्पेडोक्लीज ऑन एटना, ये पढ़ाया है मैंने आपको, जो सुसाइड करने जाता है क्रेटर पे। तो वो पूछा है उन्होंने, उसका स्टाइल क्या है, तो क्लोजेड ड्रामा है, वो टिक करते ही मेरा आंसर सही हो गया। तो जो क्लोजेड ड्रामा है, या स्पेंसर एंड स्टेंजा है, या राइम रॉयल है, पैलिनोड क्या क्या होता है, या जैसे हमने वो पढ़ा था होरेशियो वाला कि होरेशियो आई एम डेड, तो प्रोलेप्सिस क्या क्या है, या मैंने आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फ्री वर्स क्या है, तो ये सब तो आपको आना ही चाहिए। मगर आपको अलग से कुछ रिलेटेड डिवाइसेस पढ़नी है, सेनेडोकी, मेटोनिमी, इन्वेक्टिव, जुग्मा, और इसके अलावा आप एसिंडेटन पढ़ सकते हो, हाइपरबोल पढ़ सकते हो, ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सर सर काफी वियर्ड क्वेश्चंस थे, तो वो तो रहेंगे लाइक ना, कि फिगर ऑफ स्पीच से भी नहीं थे। आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, ट्रॉकी क्या है, एनापेस क्या है, डेक्टाइल क्या है, इनसे आते हैं। और ये सब रट्टे वाले क्वेश्चन है, मैं इसका आपको एक छोटा सा सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सर सिर्फ रट्टा मार। मीटर समझ में नहीं आते हैं सर, अभी कैसे 10 दिन करो। पहले मीटर नहीं समझना। मीटर समझने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है भी नहीं, मीटर नहीं समझना 10 दिन पहले। स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, इनको सिर्फ रट्टा मारना है कि आयम्बिक क्या है, एनापेस, डेक्टाइल, ट्रॉकी, ये सब क्या है। देखो ये क्या है ना, हमें ये भी देखना है कि हम 10 दिन में क्या क्या करने वाले हैं। देर इज अ माइंड सेट, आप सबके मन में ये होगा कि 10 दिन में मैं सब कवर कर लूं, कुछ भी ना रह जाए। प्रैक्टिकली 10 दिन में बहुत सारा नया पढ़ने के बजाय, द बेस्ट थिंग इज कि जो तुमने पढ़ रखा है, वट एवर यू ऑलरेडी हैव स्टडीड, उसको शार्प करके जाओ। मान लो एक स्टूडेंट ने 500 क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन उसको पेपर में सिर्फ 100 याद आ रहा है, और एक ने 200 को पढ़ा है, लेकिन उसको पेपर में 120 याद आ रहा है, क्योंकि उसने रिवाइज बहुत किया है, तो 120 वाला जीतेगा। इसीलिए लास्ट 10 डेज में ना, वट एवर यू हैव स्टडीड, आप उस पर ट्रस्ट करो एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, जितना रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि लगातार मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ के गए, 2 बार पढ़ के गए, और वहां कंफ्यूज हो गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए लास्ट 10 दिन में नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है नया पढ़ने का, ऐसा नहीं मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा बहुत मन करता है नया पढ़ने का, कि ये कुछ नया देखते हैं, ये तो आता ही है, ये तो देख लेंगे। फिर भी मैं खुद को समझाता हूँ कि नहीं,
अब जो दो चार नए आएंगे देखा जाएगा। पहले जो है अपना उन्हीं को छोटा मोटा रिवाइज कर लो, ताकि वो चीजें एज इट इज आपको पेपर में मिले। तो लास्ट 10 days है, माई सजेशन, नो नीड टू पिक अप न्यू टॉपिक्स, नो नीड टू पिक लॉन्ग टॉपिक्स विद 0% चांस ऑफ क्वेश्चन, लाइक शेक्सपियर छोड़ दो। लास्ट मिनट शेक्सपियर करने की जरूरत नहीं है, मिल्टन करने की जरूरत नहीं है, वर्ड्सवर्थ करने की जरूरत नहीं है। इनसे क्या है, क्वेश्चंस वेस्टलैंड दोबारा पढ़ने का मतलब नहीं है लास्ट मिनट। थ्योरीज पे ज्यादा जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड हेलो, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। जी, बताइए, नाम बताइए आपका। सर दिव्यांशी। दिव्यांशी, जी बताइए। सर जैसे आप अभी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से डेप्थ में क्वेश्चन था हम्म। लास्ट टाइम, हम्म। तो सर अभी आपने जो क्लासेस ली हैं उसमें हर टॉपिक पे तो डेप्थ में नहीं कराया है। मैंने हम्म। उतना तो मैंने कर लिया है जो आपने क्लास में कराया है। हम्म। फिर सर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो आपको टोटल स्पून फीडिंग थोड़ी चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा ना। जब आप सर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, हमारा काम होता है कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर देना, टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर देना। अब वो किस पर्टिकुलर बुक से पूछ के चार पार्ट्स पूछेंगे, उसको तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी बुक के चार पांच छह पांच एसेज होते हैं, तो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। हेरसे ऑफ पैराफ्रेजिंग जो है वो 11th चैप्टर है वर्बल आइकन का। अब वो 11th चैप्टर उन्होंने पूछ लिया, उसके चक्कर में अगर मैं आपको 12-13 चैप्टर्स के नाम रटवाऊंगा, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको पीवाईक्यू से सीखनी पड़ेगी, उन्होंने क्या पूछा। फॉर एग्जाम्पल, आप आई रिचर्ड्स के चार पार्ट्स रट भी लोगे, तो आई रिचर्ड्स की बाकी बुक्स भी हैं, उनके भी मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो इनसे हमें सिर्फ आइडिया मिलता है कि भाई हो सके टाइम है तो देख लो, नहीं तो इग्नोर करो। क्योंकि हर राइटर की जो बुक है वो नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन में तो एसेज है, एसेज में चैप्टर्स के नाम है, और सारे चैप्टर्स की आप लिस्ट तैयार करोगे ना, सारे थ्योरी राइटर्स की, तो 400-500 सिर्फ नाम याद हो जाएंगे। ओके सेलेक्टेड सर। चीजें करो, सिर्फ सेलेक्टेड चीज। ओके। और सर साइबर फेमिनिज्म क्या होता है? जैसे साइबॉग्स की बातचीत हुई, साइबॉग फेमिनिज्म भी डोना हैरवे का ही कॉन्सेप्ट है। डोना हैरवे ने जब ये कहा था कि जब हम बात करते हैं मैन वुमन की, तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप रोबोट बनते हैं, रोबोट्स आने शुरू होते हैं, तो उसमें जेंडर कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रोबोट का क्या जेंडर होता है? जैसे सोफिया है, सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट, व्हाई शी इज कॉल्ड अ फीमेल रोबोट। रोबोट का तो कोई जेंडर नहीं होता। तो इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्ट दैट द सोफिया हैज बीन गिवन एन फीमेल नेम, शी हैज बीन बीइंग ड्रेस्ड लाइक अ फीमेल, तो उसे फीमेल आइडेंटिटी दी है। तो वैसे ही व्हेन यू डेवलप द रोबोट्स और साइबॉग्स इन अ पर्टिकुलर रोल, किसी को आप मेल का रोल देंगे, किसी को आप फीमेल का रोल देंगे, तो जब आप फीमेल का रोल देंगे तो उसके फिर अपने जो फीमेल डिजायर, फीमेल आइडेंटिटी है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड है साइबॉग फेमिनिज्म। फिर वो फीमेल आइडेंटिटी क्या है उसकी साइबॉग फेमिनिज्म में, क्योंकि अगर आपने एक रोबोट को फीमेल का काम दिया है, तो आप हो सकता है उसे किचन में काम करवा रहे हैं, तो आप उसको रोल्स जो एट्रीब्यूट करेंगे, साइबॉग फेमिनिज्म जो है इससे रिलेटेड है। मैं पढ़ा दूंगा आपको, मैंने पीडीएफ शेयर किया है ना आज, जेनो हाँ फेमिनिज्म की सर। भी भेजा है मैंने आपको, साइबॉग फेमिनिज्म और साइबर फेमिनिज्म भेजा है। इसकी मैं प्राइवेट क्लास लूंगा आपको। ओके सर। अभी दो तीन थैंक यू सर। टॉपिक छोटे मोटे ऐसे हैं ना जो बहुत रेयर हैं, बट उनकी प्राइवेट क्लासेस में आपके लिए करूंगा, ताकि आपको बहुत सारी चीजें वो पता हो। कुछ स्पेशल पीवाईक्यूज है, जैसे वो है तो बहुत रैंडम, बट हम उनको डिस्कस करेंगे कि भी थ्योरी से रिलेटेड है तो उनमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो मैं करवाऊंगा आपको। अभी 10 दिन है, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ लास्ट 2 days आई वॉज नॉट एक्टिव। आज जीआईसी का एग्जाम था, कल मैं शाम को उनकी कोई क्लास नहीं कर पाया, बट फीलिंग बेटर, तो मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स हम अपनी चीजें भी करते रहेंगे। ठीक है ओके सर। जी। थैंक यू। अदर क्वेश्चन, लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गुड इवनिंग बॉय, सर। आज लड़कियां क्वेश्चन कर रही है, बॉयज तो चुपचाप सुन रहे हैं। चलिए बताइए जी मैम। जी बोल। सर जी। एक्चुअली ना मैंने नोट्स तो पूरे बना रखे हैं, एक्चुअली लास्ट वाले मेरे छूटे हैं। मतलब इनिशियली ब्रिटिश वाला मेरा पूरा कंप्लीट है, बट जब लिटरेरी थ्योरीज तक सॉरी क्रिटिसिज्म तक मेरा पूरा है, देन मैंने वीडियोस देखे हैं। अभी मेरा इशू ये हो रहा है कि मैं अगर नोट्स बनाने पे जंप करती हूँ तो वो वाला पूरा मतलब वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो कैसे क्या मैं फोकस करूँ, क्योंकि दूसरी चीज ये है कि मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है। तो मैं गलती टीचिंग करो, अच्छा नहीं है सोनम। टीचिंग रिसर्च और ये सारी चीजों पे मैं जा रही हूँ। टीचिंग है, रिसर्च है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है। तो मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ। देन फिर क्योंकि लास्ट वाला पार्ट था ना सर, तो जो इंडियन भी चल रहा था, तो इंडियन का भी मेरा सरोजिनी नायडू यहाँ तक ही हुआ था, बाद में मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। तो कैसे मैनेज करूँ कि ये चीजें एटलीस्ट थोड़ा सा मेरा कि ये नेट वाला भी हो आपने जाए। मेजर पोर्शन ऑफ नोट्स तो छोड़ रखा है, तो आप पढ़ोगे किससे? मैं फिलहाल वीडियोस देख रही हूँ। हाँ, वही जो लिटरेरी थ्योरीज और क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है ना, वो तो मैं मतलब रिपीटेड रोज उसका वो देख रही हूँ, उसका बना के स्पीड। वही इसलिए मैं वो हो रही हूँ कि क्योंकि मेरी बाकी मेरा कंप्लीट है।
मार्केट जी। गाइड एक पियर्सन की मेरी, दो आई नेवर रिकमेंड इट, हम्म। बट वही है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर पिक इट। मार्केट गाइड बुक है, आई थिंक आपको घर पे मिल जाएगी, अमेजोन पे 1-2 दिन में आ जाएगी। उसमें सर जो लास्ट के मैंने टॉपिक्स आपके है, नोट्स मंगाए थे। हाँ तो फिर उनसे नोट्स उठाओ और क्या, मंगाए फिर थे कल वहाँ से पे। जो फिर उनको खत्म कर दो। फिर तो चीजें हैं ही, क्या दिक्कत है, और सेलेक्टेड राइटर्स क्योंकि नीड टू कंसेप्ट करना है। मैंने समझ लिए हैं। हाँ। कंसेप्ट मैंने समझ लिए, मेरे लिए प्रॉब्लम बस वो होती है कि किसने कौन से थ्योरिस्ट ने क्या बोला है, मतलब क्या वो पर्टिकुलर वर्क और वो वाला थोड़ा सा वो उधर की याद रखना उसको। बाकी जैसे आपने जो भी कंसेप्ट समझा है ना, वो मेरे क्लियर है। अब मेजर मुझे इश्यू का जब मैं पीवाई के सॉल्व कर रही हूँ तो फिर लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा इशू हो जाता है कि वो एग्जैक्ट उस टाइम पे याद आना। हम्म। क्योंकि मेरे को ये इशू ना ब्रिटिश लिटरेचर या लिटरेचर वाले पॉइंट में नहीं हो रहा है, वो मेरा एग्जैक्ट मुझे याद भी आ जाता है। कुछ होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन ऑप्ट करा कंफ्यूजन में, मैंने उसकी जगह कुछ और टिक कर लिया, वो हो रहा है। बट मेजर ये कि मैंने फिर नोट्स मंगाए थे, बाद में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो क्योंकि आप मतलब एकदम से सिक्वेंस में नहीं चल रहा था वहां पे, तो इधर से कुछ टॉपिक उठाए इधर से टॉपिक उठाए, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि मैं उसको देखूं या उसको पढ़ूं उसके साथ। हम्म। तो वो वाली चीज थी अभी थोड़ी। आप ना जो सेलेक्टेड वीडियोस है, खास करके जो लास्ट वाली वीडियोस है लिंग्विस्टिक्स वगैरह के और ये ना, हम्म। इनको थोड़ा स्पीड पे हम्म। प्ले कर लो, और जहां जहां टर्म्स आ रही हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह देख लो। हम्म। जैसे टॉवर ऑफ बेबल थ्योरी है, तो थोड़ा सा रोक के देख लो कि यहाँ पे सर ने क्या बोला है, सेलेक्टेड पॉइंट्स नोट करो। सारे तो मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और टर्मिनोलॉजी जो है क्योंकि मेनली जैसे आपने टर्म्स बोला पे ना है। टॉप, जी। सॉरी, जितने टर्मिनोलॉजीज क्रोनोलॉजी। है, टर्म्स टर्म्स से रिलेटेड ओके। टर्म्स है ना, उन पे वीडियो हाँ। पॉज करके उनको नोट कर लो। एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन आ रहा है वीडियो छोड़ दो, चला दो तेज। जैसे ही मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ फिर टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको वहां पे उतना देर के लिए रोक के उसका छोटा सा 2 लाइन का 3 लाइन का पॉइंट बना लो। तो इससे बेटर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो टॉपिक्स है ना, लास्ट के टॉपिक्स में बहुत लेंदी नहीं होते। जैसे बच्चों को लगता है ना कि ब्रिटिश हम्म। हिस्ट्री बहुत लंबी चली है तो लिंग्विस्टिक भी बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत लंबे टॉपिक्स नहीं है। तो उसमें क्या है, अगर आप जी। सेलेक्टिव जगह पे भी नोट्स बनाएंगे और सपोज आपने लिंग्विस्टिक के भी सिर्फ 50 लाइन्स लिख ली, 50 लाइन्स के अंदर आपके हम्म। 20-25 टर्म्स रेडी हो जाएंगे। तो वो सेलेक्टिव चीजें आप नोट करो, बाकी मत करो। और अभी ब्रिटिश बाकी हिस्ट्री फिर वगैरह मैं छोड़ दो, अभी ब्रिटिश हिस्ट्री वगैरह छोड़ दूँ। रहने दो। हाँ छोड़ दो। आपने उसके बाद के तो नोट्स बनाए नहीं है, तो जो नहीं बनाए फिर वही देखो। और कल्चर स्टडीज की बुकलेट है, रिविजन थ्योरी की भी नहीं बुकलेट है। करूँ? हाँ जी। रिविजन तो। रिवीजन देखो, देखो एक तो क्या होता है ना, हर इंडिविजुअल की प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज जी। हिज हर ओन प्रिपरेशन लेवल। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड टू रिवाइज ब्रिटिश हिस्ट्री, यू शुड डू इट। लाइक वन ऑफ यू सेड माय ब्रिटिश हिस्ट्री इज बेटर, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं एकदम ऐसा वो इतना रिस्क नहीं ले सकती कि, बट हाँ मुझे ये कि इसमें हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट तो वाले जल्दी मतलब वो करते वाला हैं। कि बैलेंस। सॉरी। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही जल्दी करते हैं, ये हमने देखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो है ना, उन्हें खुद ही नहीं पता उन्होंने कैसे एग्जाम निकाल दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंस में जाते हैं और एग्जाम निकाल के आ जाते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मोस्टली एग्जाम निकाल देते हैं। तो आपको भी अच्छा चांस है। अपने 10 दिन है, 10 दिन बहुत होते हैं। 80 आवर्स, 8 आवर पर डे, 80 घंटे बहुत होते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट 80 घंटे के अंदर सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा आ जाए एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 15-20 क्वेश्चन के लिए तुम अगले 80 घंटों में क्या करोगी, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। ऑलरेडी चीजें पढ़ रही हो, 100 में से 40-45 क्वेश्चन तो वैसे भी कर दोगी। अगले 80 घंटों में 20 क्वेश्चन जो हैं, जो अननोन टॉपिक्स के हैं, कल्चर स्टडीज के हैं, एलजीबीटी स्टडीज के हैं, क्वेयर रेफरेंसेस हैं, इवा कोसॉफ की पढ़ाया था मैंने, होमो सोशल कॉन्सेप्ट क्या है, होमो जो इरोटिसिज्म है वो क्या है, ये सब पढ़ के जाओ। जैसे ही तुम वहां पे आंसर करोगी, तुम्हारे 15-20 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। अब अगले 10 दिन 8 घंटे का एवरेज है, 80 आवर्स तुम्हारे हाथ में है, 80 घंटे में क्या करना है। एंड गो फॉर द टॉपिक विच आर टोटली अननोन टू यू। जो सबसे अननोन है वो जरूर पढ़ के जाओ, ताकि वहां पे क्लूलेस ना हो पेपर में। जी। ठीक है, चलिए लेट्स टेक लास्ट लास्ट सर कन्वर्सेशन। सर 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 जी। आप इस बुक सर की बात सर आपने कर। होमो सोशल और होमो एरोटिसिज्म पढ़ाया था। सर ये होमो सोशल जो है वो ब्रोसम से रिलेटेड है कि होमो एरोटिसिज्म जो है वो ब्रोसम से रिलेटेड है? सर बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सेम जेंडर का है, दैट इज होमो इरोटिसिज्म, और आपके सेम जेंडर के मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दैट इज होमो सोशल। सर वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जस्ट अ सेकंड फरलीन। शिक्षा, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, कोई बेस्ट फ्रेंड होगी आपको जो आपका मन करता होगा किसके साथ टाइम स्पेंड करूं, कुछ बातें ना करो तो भी अच्छा लगता है। मेरा भी एक दोस्त है, तो जब भी मुझे लगता है, क्योंकि एवरीबडी टॉक्स टू मी एज विनीत पांडे, तो मुझे लगता है मेरे साथ
वैसे मत बात करो दैट ओके आई एम समबडी, मुझसे बात करो दैट आई एम जस्ट नोबडी। और वो एक दोस्त है, वो मुझे मुंह पे भी दो चार बातें सुना देता है। फॉर हिम आई एम गुड फॉर नथिंग। तो मुझे वो पसंद है। अब वो उसके साथ मैं रह रहा हूँ, मुझे उसके साथ खाना पीना पसंद है, घूमना पसंद है, कि गिवन अ चांस मैं ज्यादा टाइम उसको स्पेंड करना चाहूंगा, बिकॉज उसके साथ मैं पुरानी बातचीत करता हूँ, यादें हैं हमारी, बट हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, ये होमो इरोटिसिज्म है, मतलब अटेंशन है, इमोशन है, प्यार है, पर वो वाला प्यार नहीं है। अब वैसे ही अगर आप बोलो कि सर आपके चार पांच और दोस्त बन सकते हैं ग्रुप में, हाँ मेरे हॉस्टल के दोस्त थे पीजी में, तो मुझे अगर मेरे सारे हॉस्टल के दोस्त वापस मिल जाए तो दैट वाज द बेस्ट टाइम, दिन भर मस्ती फन। एंड नाउ आई एम सराउंडेड बाय सेम जेंडर पीपल, दैट इज होमो सोशल, अपने जैसे लोगों के बीच में सोशल, होमो सोशल डिजायर एंड होमो इरोटिसिज्म। नाउ वी गो फॉर फरलीन। जी फरलीन। गुड इवनिंग सर। मैंने मिड अप्रैल में तैयारी करनी शुरू की थी, तो मैंने अभी तक पेपर वन ऑलमोस्ट सारा कवर किया है। वर्ल्ड लिटरेचर में मेरा काफी पोर्शन रहता है, जैसे कि मुझे अमेरिकन भी नहीं हो पाया, बट अदरवाइज मैंने सारा ब्रिटिश हिस्ट्री everything I have done, just except Shakespeare I left because it could take a lot of time. And in paper two, other than that, entire paper two is done. In paper one, uh, I have done DI, percentage, and research aptitude, teaching aptitude. I will cover comprehension also. What should be my revision strategy as of now? I have revised moderns and postmoderns also, and the current literary theory criticism, that also. So, what should I revise more and what should I do more now? व्हाट आर द मोस्ट अनटच्ड टॉपिक्स, सबसे अनटच्ड टॉपिक कौन सा है आपका? Untouched topics are in the sense what I have not covered even once. Yes. Not even once, sir. I have not covered like American history. I haven't even made notes of it. American And history. American history can be ignored. okay, and in world literature, I have done only Roman, Greek, and German. That's all, just to make a base. Go for Otherwise, Russians. yeah, and otherwise, like I have covered everything in paper two. Like for once, I have made notes for every video of yours. You have not done Russians. It's very important. Canadians at least selected one or two writers. Australians just one or two. Some Booker Awardee writers. Jan Russian Martin is important. and रशियंस दोस्तोवस्की करो सबसे पहले, निकोलाई गोगोल करो, टॉल्स्टॉय, एंटन चेखव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड देन सुपरफ्लुअस मैन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने। तो जो सुपरफ्लुअस yes, मैन है, ओब्लोमोव वगैरह, उनको पढ़ के जाओ, ठीक है। इवान Russian गोंचरोव। also I have done. Sorry, यस sorry. Russian also I have done. यस। देन कैनेडियंस एटवुड करो, नॉर्थरॉप फ्राई करो, मेन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ऑस्ट्रेलियंस में मानवका नॉवेल्स आते हैं, मार्गरेट लॉरेंस, इनको करो। यान मार्टिल कैनेडियन है, उसको करो। दिस फेमस राइटर एलिस्टर मैक्लॉयड, नो ग्रेट मिस्चीफ, इसका ये वर्क है। एक बुकर अवार्डी है ना, द वन हु सेव्ड अ लॉट ऑफ ज्यूज, शिंडलर्स लिस्ट, दिस मैन ऑफ द राइट, थॉमस नीली, इसको देख के जाओ। थॉमस केनेली। हाँ केनेली नहीं, नीली के साइलेंट है। तो जो होलोकॉस्ट में मैंने पढ़ाया था उसको देखो। एन फ्रैंक की डायरी को देख लो जल्दी से। इटालियन राइटर में इटालो कल्विनो इज द फर्स्ट राइटर हु रोट इनविजिबल सिटीज, विच इज अ ट्रैवलॉग, द फर्स्ट एवर ट्रैवलॉग्स, एंड इट इज इमेजिनरी ट्रैवलॉग ऑफ मार्को पोलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। लिवजी पिरेंडलो का सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ ऑथर मैंने पढ़ाया था ये। तो अभी जो Yes, लास्ट क्लास मैंने पोस्ट मॉडर्न करवाया था उसमें कराया था। yes, तो yes, उनको yes, देख yes, लो कि yes. वो सिक्स कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, कि उनकी कंप्लेंट क्या है। तो इस तरह की Okay. चीजें। और लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ये सैटरडे Yes, नाइट sir. संडे मॉर्निंग, ठीक है। फिर प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, मैंने डिटेल में समझाया था कि मिस ब्रोडी का क्या कॉन्सेप्ट था, एलीट क्लब। Yes, sir. Yes. तो ये जो सेलेक्टेड राइटर्स अलग अलग कंट्रीज के हैं ना, जापानीज में हारुकी मुराकामी एंड काजुओ इशिगिरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमेन्स ऑफ द डे खास करके इट्स अ बुकर अवॉर्डी बुक, इसमें 16 book इनके award. बिना मतलब आपका एग्जाम नहीं है, तो इनको जाना देखो। एंड चाइनीज में भी यू कैन लीव, वैसे तो मैं बोलूँगा छोड़ ही दो, ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट जापानीज में काजुओ इशिगिरो, हारुकी मुराकामी तो मेन है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट मात्सुओ बैशो को देख लो। और Sorry? मात्सुओ बैशो पुराना राइटर है, वैसे कम चांस है, कम ही चांस है उसके। अफ्रीकन्स में आपने क्या क्या देखे, टोनी मॉरिसन आपको आता है नहीं आता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलिस वॉकर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चिमानंदा अदिची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ऑब्वियसली गुगी व थियोंगो एंड चिनुआ एचबी, वॉल सोइंका, ये बहुत लीडिंग ऑथर्स हैं। तो इनके बिना तो मतलब एग्जाम नहीं बनता है। तो मेक श्योर यू सी ऑल दीज राइटर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मूवमेंट्स करवाई थी मैंने, नेग्रीट्यूड, हार्लेम रेनेसां, आपको रेफरेंस बताए थे मैंने। मैंने आपको कैनेडियन रेफरेंस गैरिसन मेंटालिटी भी कराई थी, ऑस्ट्रेलियन जिंडी वॉरबैक मूवमेंट कराया था। तो ये चार पांच जो मूवमेंट्स हैं, इनको देख लो कि कहाँ क्या है, कौन किससे कनेक्टेड है। आपने कौन सी मतलब ये आपने करवाए थे, ये साइंस सर ने करवाए थे? पोस्ट कॉलोनियल के अंदर मैंने भी रेफरेंस दिया हुआ है जिंडी वॉरबैक का,
गैरिसन मेंटालिटी, नेग्रीट्यूड, हरलेम, इनके क्वेश्चन हर आते बार हैं। नहीं मतलब। हाँ, इनके क्वेश्चंस आते हैं, इनको चेक कर लो, जितने भी अलग अलग सर, कंट्रीज के राइटर्स हैं। okay, all this that you have told me, this and plus some more revision that I'm yet to do, I'll be able to do in other 4 to 5 days. After that, should I solve PYQs? Last moment, you don't have to solve PYQs. Why to Okay. solve PYQs? Because if you're solving it, you will not get the same question again. But if in case you're not able to solve it, your preparation level will be totally diverted. You start thinking about what is not known to you. So my suggestion, revise each and everything, and those unknown questions, those some random questions will be done by me in private sessions. अभी कंटिन्यू एग्जाम तक जेम सेशंस कर लेंगे ना, हर दिन शाम को लगभग 1 घंटे बात हो जाएगी। तो आपके डिस्कशन हैं, आपकी प्रिपरेशन लेवल है। इनफैक्ट मैं आज पढ़ाना भी चाह रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको जेनो फेमिनिज्म वगैरह लाइव ही करवा दूं। तो 100 बच्चों से ज़्यादा आ नहीं रहे यहाँ पे, तो वी विल हैव टू टेक दैट मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप। ये भी पेड है, बट वो शायद वो 5,000 मांग रहे हैं, 2,000 वाला नहीं है। तो वो लेके फिर हम सबको चीज़ें यहाँ भी बताऊंगा मैं, लास्ट मोमेंट क्या क्या करना है, डायरेक्ट क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सीधा होता है ना वो स्पून फीडिंग, वो स्पून फीडिंग अब यहाँ हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो यहाँ पे क्या है, आई सिंपली टेल यू दिस राइटर, दिस कॉन्सेप्ट, 2 और 3 लाइन्स एक्सप्लेनेशन, याद कर लो एज इट इज। तो आप लोग पेन पेपर लेके इसको प्रिपेयर कर ले। दिस इज हाउ हाँ वी जी विल प्रोसीड। सर सर, वी वांट मेरा रैपिड क्वेश्चन। फायर सेशन। रैपिड फायर लास्ट डेज में रैपिड फायर करके आदमी डर जाता है, बट आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। Yes, sir, we want it. यू वांटेड ना, तो यस सर, eagerly, सब वी वांटेड, सब Sir, प्लीज। I was waiting for it for so long. डे टाइम में आप लोग फ्री नहीं होते ना, डे टाइम के अंदर रैपिड फायर करने के लिए। तो सर कर सकते हैं। कल कल करें फिर। हो जाएंगे सर, फ्री हो जाएंगे डे सर टाइम मुझे में। लगा था आज रैपिड फायर ही होगा। सर। कल करें, कल शाम को, हाँ सर। कल का यस सर, टारगेट। कल शाम। लेकिन फिर मैं यस कल सर, का यस टारगेट सर। दूंगा तो आपकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप अपने लेवल पे जो पढ़ना चाहते हो पहले वही पढ़ो। तो ऐसा करते हैं ना, कल लिटरेरी थ्योरी के ऊपर मैं एक पीवो कर लेता हूँ, रैपिड फायर। ओके सर, डन थैंक सर, यू। थ्योरी तो आपको डन सबको रिवाइज सर। करनी ही है लास्ट सर मोमेंट। यस सर, यस पर सर। भी कर लो सर प्लीज। थ्योरी एंड सर इंडियन के ऊपर कल एक। थ्योरी और कल्चर स्टडी लेते हैं, कल थ्योरी और कल्चर स्टडीज, क्योंकि मैं ओके चाहता सर। हूँ वो सबसे पहले तुम्हें याद हो। तो कल थ्योरी और कल्चर स्टडीज पे हम लोग रैपिड फायर करेंगे। फिर जैसे आपने बोला इंडियन का, तो विल गिव यू 1 और 2 डेज, और फिर उसमें इंडियन का कर लेंगे। एक चीज और सर, जो पोइट्री की लाइंस आती है कई बार क्वेश्चन, सर वो आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो सर आप इम्पोर्टेंट बता सकते हो क्या कि कौन सी हो सकती है ना ऐसे। ना, इतनी सारी पोइट्री पढ़ाई है मैंने, इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? सर वो बहुत सारे हैं तो सर तो ऐसे फिर तो बहुत सारे, अब मैं और लिखवा दूं क्या फायदा? अब मैं लास्ट 10 दिन में है और लिखवा दूं। मेरा काम आप लोगों को वो नहीं करना है कि आप लोगों को खुश रहना कि अरे सर को बोला, सर ने 50 कोटेशन तुरंत दे दिए। नहीं, मुझे पास करवाना है आपको। तो जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, वी हैव डन इट। जब पढ़ाया था मैंने, तो जहां जहां कई ऐसी पोइट्री थी जहां बहुत सारी लाइंस लिखवाई हैं मैंने आपको, बहुत सारे कोटेशन लिखवाए हैं। तो उनमें से आया तो वेल एंड गुड, उनसे बाहर आया तो यू डोंट हैव टू टेक रिस्क, इट्स ओके, जाने दो। हमें कौन सा सारी पोइट्री याद होती है, हमें भी तो इंपॉर्टेंट लाइंस याद होती हैं। लेकिन अब 10 दिन के अंदर मान लो मैं ये बोलूं चलो बात सही है, लेट्स गो फॉर 50 मोर कोटेशंस, तो जो आप लोग बाकी टॉपिक याद कर रहे हो ना, उसको छोड़ के कोटेशंस के पीछे पड़ जाओगे। एंड हो सकता है एक भी कोटेशन ना आए अगली बार। फिक्स भी तो नहीं है ना कि चलो 10 क्वेश्चन कोट बेस्ड है ही है, ये भी तो फिक्स नहीं है ना। इसलिए पहले जो सामने है उसको ढंग से रिवाइज करो। बाकी रैपिड फायर में बहुत सारे कोटेशन मैं पूछ लूंगा। कल थ्योरीज एंड कल्चर स्टडीज रैपिड फायर करते हैं फिर, ठीक है? कल मैं मेंबरशिप भी बढ़ा लेता हूँ, तो ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सब लोग अपने माइक वैसे ऑन रख लेना, ठीक है? जूम पर होगी या यूट्यूब पर होगी? यहीं करेंगे, ओके सर। यहीं कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग फेस टू फेस आंसर कर सकते हैं, बट ओके सर सर ने आई हैव अ क्वेश्चन सर। ये अलीजा, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अलीजा। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि सर अगर मैं अभी रिवीजन को 8 या 9 आवर्स नहीं दे पाई तो बिकॉज आई हैव माय स्कूल, सो फॉर मॉर्निंग 7 to evening 4 आई हैव टू गो देयर, एंड वहाँ पे मैं फोन यूज नहीं कर पाती, तो उसके बाद आके मैं सर कुछ टिफिन वगैरह करके फिर मतलब मैं पूरा कंप्लीट 8 to 9 आवर्स अगर नहीं दे पाई तो इज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। We have a lot of students who are working, who are married, have a family, and have qualified exam. So doesn't matter 8 hours or 9 hours. What matters is quality revision. Quality revision. ठीक है? आपके पास जितना टाइम है आप उसमें बेस्ट करो। ये भी डिपेंड करता है ना कि आपने फर्स्ट 5 मंथ 6 मंथ्स क्या पढ़ा है। लास्ट रिवीजन जो है उस पर भी मैटर करता है। और हर आदमी जो 8 घंटे रिवाइज कर रहा है वो कितना फोकस्ड है,
उसके बगल में इंस्टाग्राम चल रहा है नहीं चल रहा। 8 घंटे पढ़ने से ये नहीं होता ना, 8 घंटे क्वालिटी स्टडी है। तो मेन चीज़ है क्वालिटी रिवीजन हो, चाहे 10 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, डिवाइड करके करो। 3 घंटे थ्योरी उठाओ, फिर नेक्स्ट डे 3 घंटे कल्चर स्टडीज उठाओ, लिंग्विस्टिक्स उठाओ, ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी। चलो एंड गाइस। सर हाँ, इंडियन लिटरेचर सर वन क्वेश्चन या एलिजा, एलिजा यू कंप्लीट। सर इंडियन लिटरेचर का इस बार का जितना सारे क्लासेस था, आई थिंक 5 to 8 क्लासेस आर देयर। सो सर मैं 2 to 3 क्लासेस ही कर पाई। और सर बिफोर आई थिंक 2 साल पहले का जो क्रैश कोर्स था, 1 साल पहले का क्रैश कोर्स मैं ली थी, और उस टाइम एग्जाम्स मैं नहीं दे पाई थी ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम। तो सर उस क्रैश कोर्स में मैंने इंडियन का सारा नोट्स मैंने जैसा आपने पढ़ाया था मैंने पूरा कंप्लीट वैसा मैं नोट्स बना चुकी हूँ। तो सर इस बार का जो मेरा 8 to 9 क्लासेस है, मैं सारा नहीं सर नोट्स बना पाई सर, 1 या 2 नोट्स ही बना पाई। तो सर शुड आई गो फॉर ऑल द टॉपिक्स नाउ, और सर आई कैन प्रिपेयर फॉर द फ्रॉम द लास्ट टॉपिक्स फ्रॉम द लास्ट तो नोट्स? इफ यू हैव माय नोट्स, और क्या चाहिए, मेरी क्लास का है ना, यस सर, बस आई वो, हैव योर नोट्स। और क्या चाहिए, इसको कर लो। बाकी ऐसा करता हूँ मैं ना, कल हम रैपिड फायर करते हैं, और परसों वाली क्लास में मैं आपको इंडियंस के ना सेलेक्टेड राइटर्स मार्क करवा देता हूँ, सिर्फ सेलेक्टेड। यस सर, दैट वुड बी हेल्पफुल ठीक सर, है, थैंक यू। ये हम कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सर ये वर्ल्ड लिटरेचर का वैसे आपने बता दिया है वर्ल्ड लिटरेचर का, बट उसका भी कोई पीडीएफ हो या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो चलो आप डू आई शेयर डू इट, आई डू इट, आई डू इट। सेलेक्टेड वर्ल्ड करें। लिटरेचर राइटर्स, सेलेक्टेड बुक्स, सर वन उनका क्वेश्चन। प्रॉपर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं नोट ही कर लेता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो एक तो इंडियंस मुझे मार्क करवाने हैं आपको, और रैपिड फायर करना है, रैपिड फायर ऑफ थ्योरी एंड कल्चरल कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज। स्टडी, इंडियन की मार्किंग, एंड वर्ल्ड लिटरेचर की पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ सेलेक्टेड वाली। ठीक है, मोस्ट सर प्रोबेबली वर्ल्ड लिटरेरी लिटरेचर टर्म्स पीडीएफ। ऑल्सो। देखो लिटरेरी टर्म्स देने के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं यार, मैंने खुद अपने लिए 1200 से ज्यादा पढ़ रखे हैं, लेकिन क्या फायदा, मैं आपको सर ओवरबर्डन कुछ करूं। सेलेक्टेड। चलो सेलेक्टेड सर भी इफ लिटरेरी टर्म्स से पॉसिबल पीडीएफ। 10 to 15 ही करेंगे, फिर सिलेक्टेड भी करेंगे तो ज़्यादा नहीं करेंगे। पीडीएफ, चलो ये दोनों पीडीएफ है, लिटरेरी टर्म्स एंड वर्ल्ड लिटरेचर, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ही आपके पास पहुंच जाएंगे, आज ही। ठीक है, और अब कंटिन्यू रहेंगे हम लोग, चाहे आधा घंटा ही बातचीत हो, लेकिन कंटिन्यू रहेंगे, और सो दैट लास्ट मोमेंट तक आपको मेरी जो प्रेजेंस है वो मिले, और यू परफॉर्म रियली गुड इन एग्जाम। तो कल बात मिलते करते ना डिप्रेशन भी थोड़ा कम होता है। एक्चुअली रेगुलर कांटेक्ट होते रहे तो मुझे लगता है कि आप एक मोटिवेशन हो, जिस तरह से आप, पता है आपको, मैंने आपको जो वो कोट है ना, उस पथ पथिक कुशलता क्या, वो मैंने अपने टेबल पे लगा के रखा है चौक से लिख। जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना जब हो। धाराएं प्रतिकूल ना हो, बहुत बढ़िया। जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। सर मैंने लिख के रखा है आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन वन फाइट फाइट मोर। मोर द बहुत बेस्ट एवर। बढ़िया। तुम लोग जब यस पास हो जाओगे ना, तब लोग ये इंटरव्यूज में मुझे सर बताना। मैंने भी राइट किया है, अराइज अवेक और बी फॉलन फॉरएवर। बहुत बढ़िया, दिस इज हाउ यू अप्लाई लिटरेचर। फ्रांसिस बेकन की लाइन है कि वाइज पर्सन यूजेस नॉलेज, अप्लाइज इन लाइफ। तो अगर आप नॉलेज अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप वाइज हो, बहुत बढ़िया। अब मैं इजाजत लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो गेट कल, वेल हाँ, सून सर। ठीक है, ठीक है पीडीएफ आज सर। मिल जाएगा, पीडीएफ की गारंटी है, आज ही मिल जाएगी तो। चलो, यस सर। ठीक है, सी आप यू अपना टुमारो। ध्यान रखिए सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। टेक सो केयर, मच थैंक सर, यू बाय, सर। थैंक यू सर। सर गेट वेल सून सर। टेक केयर। थैंक ठीक है यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।